द पर्सन हु वाज लाइंग विद 22 स्टिचेस ऑन अ नेक, जिसने कभी सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में 2017 लोकल गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है स्मॉल बिजनेसेस पे। ओके हाँ, स्मॉल बिजनेसेस पे जैसे क्या होता है कि अब मेरी एचआर मेरे को बोली कि हम आपको ऑफर लेटर नहीं प्रोवाइड कर सकते जब तक आप फिजिकल कॉपी ऑफ वर्क परमिट नहीं लेके आते। ओके क्रिकेट मेरा पहला प्यार है यार। क्रिकेट को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और आप रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे हाँ, cricket को? मैं नवा स्कोशिया की जैसे यहाँ पे क्लब्स जैसे अपने आईपीएल होता कोई है। वर्क परमिट पे है और वो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है पर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है अभी, तो उनके लिए जो रेगुलेशंस होंगे वो अलग होंगे कंपैरेटिव टू द पर्सन हु इज हैविंग पीआर। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में जॉब आवर्स और अपनी असाइनमेंट्स में उलझे हुए रहते हैं। पर आप इमेजिन कर सकते हो किसी ऐसे को जिसने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ही बिजनेस की प्लानिंग स्टार्ट कर दी हो एंड बाय द एंड ऑफ देयर स्टूडेंट लाइफ उन्होंने पिच करना भी शुरू कर दिया हो अपने बिजनेस आइडियाज़ को। तो आज के हमारे गेस्ट कुछ ऐसे ही हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और एयर कनाडा के अंदर असिस्टेंट परचेजिंग मैनेजर हैं। तो वेलकम टू आस्तिक, वेलकम आस्तिक टू आस्तिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले तो मुझे एक बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन देनी है आपकी हमारी पहली मीटिंग के बारे में। आपको याद है? हाँ, मेरे को याद है। मैं इनके पास आई थी, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिले थे और वो बच्चा याद है आपको? नहीं, बच्चा याद नहीं मुझे है। अभी लैंड हुए थे, नया नया स्टूडेंट लैंड हुआ था जो कनाडा के अंदर, आप ही के घर में रहते थे वो। मतलब मेरे को याद नहीं है कि कौन। नहीं, मैं बता देती हूँ आपको, मुझे हाँ। वो अच्छे से याद है क्योंकि जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो आप ही के घर में एक नया नया इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था जिसने आपको 3 घंटे गाड़ी में ट्रैवल करवाया था डॉलरमा से ग्लेसबे और गिलेसबे। अच्छा, ओके ओके ओके, आई फॉरगॉट हिज नेम। मेरे को नेम नहीं पता है बट हाँ, मुझे याद तो है कि ऐसा कुछ हुआ था। या उसका रेफरेंस मैं क्यों दे रही हूँ क्योंकि ही वाज कंप्लीटली अननोन टू यू एंड यू वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर हिम बिकॉज वो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज था एंड ही केम हियर आफ्टर 12th और आप लगभग 3-4 घंटे, जबकि आपको सेम नाइट हेलीफैक्स भी जाना था, आप उसको लेकर एक ही हाईवे पे 3 घंटे से कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर ऐसे ऐसे हो रहे थे और एंड यू हेल्प्ड हिम अ लॉट। तो ये जो था वो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए इनफ था। दैट वाज वेरी ग्रेटफुल कि भाई आप उसकी हेल्प कर रहे हो एंड ऑल्सो ही वाज वेरी अननोन टू यू। तो आई होप अब आपको याद आ गया होगा। हाँ, मेरे को याद आ गया यार। इट्स ऑल बिकॉज कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, राइट, और बीइंग अननोन टू दिस कंट्री, कोई मेरा फ्रेंड नहीं था, तो मैं भी कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मेरी, एक कहता ना कि एक उस टाइम पे मतलब आपको एक पराई कंट्री के अंदर कोई मिल रहा है जो आपका इतना कर रहा है, घर ढूंढ के रख रहा है, आपको ग्रोसरी करवा के ला रहा है, तो वही चीज़ मैंने रिपीट करी कि यार कि चलो अगर अब नेक्स्ट टाइम अगर जिस बंदे की मैंने हेल्प करी है वो किसी से मिलेगा तो उसको याद रहेगा कि यार मैं जब आया था तो मेरी किसी ने हेल्प करी, तो डेफिनेटली लाइक इट्स अ चेन। नहीं, अभी रिसेंटली आप वैंकूवर गए थे, कैसा रहा था आपका ट्रिप? वैंकूवर बहुत बढ़िया है यार, बहुत सुंदर सिटी है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा बट एक्सपेंसिव बहुत है। कनाडा के आई थिंक हम जहाँ हम हैं अभी हेलिफैक्स में उसके दूसरे कोने में है। या इट्स टोटली लाइक वेस्ट कोस्ट। तो टाइम डिफरेंस भी होगा। हाँ, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो ईस्ट कोस्ट है, वो वेस्ट कोस्ट है, 4 घंटे पीछे चलता है हमसे। एक ही कंट्री में। इट्स लाइक टोटली अ न्यू कंट्री। अगर एक्सपीरियंस किया जाए तो यहाँ पे अगर 8 बज रही होती है तो वहाँ पे सुबह की 4 बज रही होती है। तो मैं पहले दिन गया तो पहले दिन तो मेरा जेट लैग ही था कि यार मेरे को क्या हो रहा है क्योंकि उनके यहाँ पे शाम को 8 बज रही है, मेरे दोस्त बोलते हैं चलो यार अपन घूमने चलते हैं डाउनटाउन, और अपने यहाँ पे 12 बज रही होती है रात की। मैंने कहा यार मेरा सोने का टाइम हो गया। तो ये काफी स्ट्रेंज लगता होगा एक ही देश में आपको जेट लैग हो रहा है। ये तो है। चलो, और क्या चल रहा है आपका आजकल? व्हाट आर यू अप टू दीस डेज? चल रहा है यार, लाइफ बिजी चल रही है। अभी तो बस मैंने अभी अपनी पीआर फाइल किया है तो वेटिंग फॉर माय पीआर, साथ में जॉब्स चल रही है, कुछ एक बिजनेस आइडियाज है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। एयर कनाडा से ही पीआर फाइल? हाँ, एयर कनाडा से। तो फ्लाइट्स की टिकट फ्री मिलती है आपको? हाँ, मेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्री है। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था ये फनी क्वेश्चन हो जाएगा। आप कहोगे नहीं थोड़ा बहुत एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल जाता है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब बिल्कुल सच बोलूँगा कि हाँ मेरा ऑल ओवर, मतलब मेरे को सिर्फ सर्विस चार्ज देना होता है बट इट्स अ पर्क टू बी ऑनेस्ट कि आप एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको मिलता है वो चीज़। तो फिर अब अभी वैसे इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, एज क्या है आपकी? मेरी 28। शादी नहीं करनी आपने? मिल ही नहीं रही कोई। अगर कोई देख रही हो जिनको पसंद हो तो वो इन्हें अप्रोच कर सकता है, ये इंटरेस्टेड है। इनका मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जस्ट किडिंग यार, इट्स ओके। इंडिया में कहाँ से हो आप? मैं इंडिया में राजस्थान से हूँ, जयपुर से। मतलब मेरी जो बॉर्न हुआ था वो अजमेर से हुआ था, देन मेरा कॉलेज स्कूलिंग सब जयपुर से, इस तरह से।
तो आप वहाँ पे आपने मतलब आफ्टर 12th आए थे या ग्रेजुएशन? नहीं नहीं, मैंने वहाँ से 12 करने के बाद ऑटोमोबाइल में अपनी ग्रेजुएशन करी थी। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ओके। हाँ, तो मेरा टू बी ऑनेस्ट है ना, कोई प्लान नहीं था कनाडा आने का। राजस्थान में ना तो कोई कल्चर है, आज की तारीख में भी वहाँ पे कोई नहीं जानता कि ये पीआर होता है, यहाँ पे लोग इस तरह से जाते हैं, कोई भी नहीं जानता राजस्थान में। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो जैसे मेट्रो सिटीज़ बोल सकते हो आप, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग मिल सकते हैं। बट आप बिल्कुल एक रॉ राजस्थान में जाओगे, उनको नहीं पता है। जैसे मैं और जो मेरे फ्रेंड सर्किल है जो पंजाब साइड से हैं या गुजरात साइड से हैं या फिर नॉर्थ साउथ से हैं, तो उनके तो छोटे छोटे गाँव से लोग बच्चे उठ के आए हुए हैं ना। मेरे वहाँ पे कल्चर ही नहीं है। तो मैं टू बी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। जो आपको लिखा होता है ना, वो आप वहीं पे जाते हो उसकी डायरेक्शन में, कैसे ना कैसे करके। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2016। बहुत डिसेंट प्लेसमेंट थे मेरे, अच्छी खासी चल रही थी। देन आई मेट विद एन मेजर एक्सीडेंट। मैं कोमा में था 6 महीने। आई वाज लाइक कि ऑन, क्या हुआ था? मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया था। तो जो रोड पे हाई टेंशन लाइंस होती है वो टूट के मेरे गले पे आ गई थी। सो देयर वर 22 स्टिचेस ऑन माई नेक एंड आफ्टर दैट, उसके बाद टू बी ऑनेस्ट माई लाइफ इज चेंज, कम्प्लीटली चेंज्ड। नई लाइफ मिली, सेकंड बर्थ हुआ मेरा। देन माई बेस्ट फ्रेंड इज वर्किंग इन नेशनल ज्योग्राफी। उसने मेरे को इंसिस्ट करा कि यार तू एक बार फॉरेन ऑप्शंस देख। कितने टाइम आप कोमा में रहे? मैं पूरा 6 महीने, और फिर रिकवर करते करते मेरा पूरा 2017 और मिड 2018 इसी में निकल गया था। आपको जब आप कोमा से बाहर आए तो वो कोई फेज याद है आपको कि एग्जैक्टली उस टाइम पे कैसा, बॉडी में कोई चैलेंजेस या मेमोरी में कोई चैलेंजेस, ऐसा कुछ? नहीं, टू बी ऑनेस्ट इट्स आई एम लाइक, लकीली कोमा की स्टेजेस होती है। सो मैं एक पहली स्टेज पे था कि मतलब मैं उतना डीप नहीं गया था, राइट। तो मतलब ये था कि मैं कॉन्शियस था, कई चीज़ों में अनकॉन्शियस था, ऐसी चीज़ों में मेमोरी मेरे कोई लॉस नहीं हुआ था। बट ये था कि मतलब मैं वीकनेस काफ़ी आ गई थी टू बी ऑनेस्ट इन द बॉडी, और मेरे को उसको रिकवर करते करते पूरा 1-1.5 साल लगा। देन उस टाइम में मैंने 2018 में अपना पासपोर्ट बनवाया था पहली बार। मेरा पासपोर्ट भी नहीं था 2018 से पहले तो। देन आई मेड माई पासपोर्ट, देन आई अप्लाइड एवरीथिंग। तो कनाडा मैंने टू बी ऑनेस्ट सबसे लास्ट ऑप्शन रखा था अपनी अपनी जर्नी में, बट वही डेस्टिनी ने मेरे को यहाँ लाना था। आज आपको अपनी हेल्थ में कोई ऐसे उससे रिलेटेड कोई इश्यूज वगैरह लगते हैं? नो नो, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज टच वुड, एवरीथिंग इज गुड। तो फिर कनाडा मतलब कैसे आपको हुआ कि आपको, आप बता रहे हो आपको किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि बाहर की लाइफ को एक्सप्लोर करो, तो इतनी सारी कंट्रीज हैं मार्केट में सिर्फ कनाडा ही क्यों? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मेरा लास्ट ऑप्शन था कनाडा। लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई वाज द नेशनल यूथ पार्लियामेंट विनर इन कंप्लीट नॉर्थ इंडिया। मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ। ओके। हाँ, तो वहाँ पे कंपटीशन मैं डिबेट्स वगैरह करता था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, और मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा हूँ अपनी। तो मेरा फ्रेंड बोला कि यार जिस उस टाइम जो इंडिया में चीज़ें चल रही थी, स्ट्रगल एक था, और मुझे एक्चुअली क्या ना, मेरा पाथ नहीं मिल रहा था कि मेरे को करना क्या है। क्योंकि बीटेक कर रही थी, आफ्टर दैट मेरे पास प्लेसमेंट भी थे, लेकिन अंदर से एक झील आ रही थी कि यार ये नहीं करने के लिए, ये नहीं करना, मेरे को कुछ करना है कि कुछ करूँ एक्स्ट्रा कुछ, कि हाँ जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिले। फिर मुझे ये भी था कि मेरे को अपनी मास्टर्स करनी है या मेरे को आगे की पढ़ाई पूरी करनी है अपनी। सो देन आई टॉक टू माई फ्रेंड। कुछ होता है कि मैंने डिस्कस करा कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा प्लान बना था ऑस्ट्रेलिया जाने का। बट एक वो होता है ना कि सेल्फ जो करना है खुद से करना है, कि भाई घर वालों ने करवा ली बीटेक, अब जो करना है वो मैं खुद से करूँगा। तो ऑस्ट्रेलिया मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था टू बी ऑनेस्ट विथ यू, और उतना मैं जैसे जो एजुकेशन लोन प्लान कर रहा था या जो खुद की सेविंग्स वगैरह जो भी मैं देख रहा था ना, तो वो मेरे बजट में नहीं आ रहा था। देन आई डिसाइडेड टू मूव टू न्यूजीलैंड, बट न्यूजीलैंड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम थी उस टाइम। अगर आपको याद हो तो 2017-18 के आसपास यूके बंद था, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कुछ रूल्स में कुछ चेंज कर रहे थे, तो उन्होंने अपना इंटेक बंद कर रखे थे। इन द लास्ट फिर मेरे पास कनाडा था तो आई केम इन कनाडा। तो आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था? नहीं, मैंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तो, क्योंकि मुझे कोर्स जो करना था, जैसे टू बी ऑनेस्ट ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि यार अपना कोर्स आप डिसाइड करके देखो कि मतलब उस कंट्री में किस चीज़ की स्कोप है। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो रॉ में भेड़ चाल में आ जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि उनको कनाडा आना है तो वो कोई सा भी कोर्स ले लेते हैं। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मेरा एक फ्रेंड है, राइट। तो वो जैसे क्या है कि आया, उसको पता ही नहीं कोर्स के बारे में, एंड आफ्टर पीआर स्टिल वर्किंग इन स्टोर्स और मैकडी वगैरह में वो काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोर्स को, अगर जैसे कहते हैं ना कि पूरा ढूंढ के ढंग से किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, किसका स्कोप है, अगर वो आता तो शायद उसको कोई कॉर्पोरेट जॉब्स में या कहीं जगह अच्छा ऑफर मिल जाता, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स है, बट वो कोर्स उसकी स्किल्स से मतलब मैच नहीं हो रहा है। आपने कौन सा प्रोग्राम लिया था?
मैंने किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और तो ये आपकी अपनी चॉइस थी या आपको एजेंट ने रिकमेंड किया था? नहीं, मेरी खुद की चॉइस थी। आपकी खुद की हाँ, choice बिकॉज थी। मैंने ऑटोमोबाइल में बीटेक करने के बाद मेरा पहला जो प्लेसमेंट हुआ था वो एज अ लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हुआ था। लुकास इंडियन सर्विस लिमिटेड एक कंपनी है इंडिया में, पार्ट्स कंपनी है, तो वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद मुझे लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन फील्ड एवरग्रीन फील्ड लगा था कि हाँ यार ये हर जगह ही नीडेड है इसकी, राइट। देन जब मैंने फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में स्टडीज़ करी तो वहाँ पे इंडिया अगर आप देखोगे ना तो वहाँ की सप्लाई चेन और ज़्यादा, क्योंकि पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, राइट। हेलीफैक्स आप देखोगे कि सबसे बड़ा पोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, राइट। सो मैं ये देख रहा था कि यार यहाँ पे लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन का अच्छा स्कोप है, सो आई हैव टू गो इन दिस थिंग। तो लकीली मेरे जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ के जो मतलब जो ग्रेजुएशन के जो मार्क्स वगैरह थे, सारी चीज़ें करके मुझे ऑफर्स मिल गए थे यहाँ पे ऐसे। तो पूरा प्रोसेस आपने खुद किया था अगेन या किसी एजेंट के थ्रू? पूरा जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो मैंने ढूंढी थी, बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू जो एक्चुअली जो मेरे को आइडिया नहीं था, बिकॉज मैंने बताया कि मैं राजस्थान से, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था ना, मेरे कोई फ्रेंड सर्किल में बाहर था। तो एजेंट मैंने एक हायर करा था जिसने मतलब है ना मेरे से कोई फीस नहीं ली, टू बी ऑनेस्ट। उसने ही मतलब ऐसा था कि उसके यूनिवर्सिटी से टाई अप थे और मैंने उसका पीछे बैकग्राउंड भी चेक किया था कि क्या रेटिंग्स है, किस कोई, मैंने उससे पहले पूछा कि भाई आप लीड दो, क्या आपने किसी को भेजा। देन जिस बच्चे को उसने भेजा मेरी उनसे भी बात हुई कि ही इज़ गुड इन कैनेडा, इज़ डूइंग गुड इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके फिर मैंने उसको हायर किया था कि यार हाँ आप मेरी प्रोसेस करो। तो यूनिवर्सिटीज़ मैंने उसको लिस्टेड करके दे दी थी कि ये 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और दीज आर द कोर्सेज आई रियली वांट टू गो इन दैट। उसने मेरा जैसे ऑफर लेटर अप्लाई करने से लेके वीज़ा तक सारा प्रोसेसिंग उसने किया था। तो टू कट इन शॉर्ट, रिसर्च आपकी थी, हाँ जी, सारे डिसीजन आपके थे, बट आप अपने एजेंट के साथ मिलके फाइलिंग प्रोसेसेस और जो पूरा टेक्निकल काम होता है प्रोसेस का वो सब आपका एजेंट हैंडल कर रहा था। और मैं आपने कोई फीस भी नहीं दी? नहीं, फीस नहीं थी। और मैं यही कहूँगा सबको भी कि पहले यार अपना खुद का होमवर्क करो, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे ही जैसे सुनने में आता है कि यार 40 लाख रुपए एजेंट को दे दिए, 25 लाख रुपए एजेंट को दे दिए। वाई यार, क्यों देना है, मेहनत की कमाई है, राइट। 1-2 मिनट लगते हैं किसी, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, इंटरनेट कैफे में जाओ, 15-20 रुपए दो, बैठो वहाँ पे देखो कि चल क्या रहा है एक्चुअली में, कि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी है भी, कोर्सेज है भी। इतने सारे फ्रॉड केसेस हम सुनते हैं, राइट। और टू बी ऑनेस्ट यार ग्राउंड लेवल से बच्चे आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यार पहले एक बार अपना होमवर्क करो, आफ्टर दैट आप एजेंट के पूरा देखो बैकग्राउंड कैसा क्या है, बिकॉज इट्स टोटली अ कंप्लीट लाइक इट्स टोटली अ न्यू लाइफ इन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। आप जहाँ भी जा रहे हो वो आपकी इंडिया वाली लाइफ को आप छोड़ के ही आते हो। सो इट्स बेटर टू लाइक यू नो डू सम होमवर्क एंड देन डिसाइड। और ये आप 2020 की बात कर रहे हो ना? हाँ, मैं यहाँ पे लैंड हुआ था 23 दिसंबर 2019 को। अच्छा, हाँ, ठीक है। और जनवरी 2020 से लेके आपका इनटेक था? हाँ जनवरी 2022, हाँ ये मेरा इनटेक था, 2 साल की मेरी पूरे कोर्स। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। आप जैसे अभी आपने हाईलाइट किया कि आप राजस्थान से, बहुत ऐसे एरिया से हो जहाँ पे इन सब चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, लोगों को अवेयर नहीं है, बट फिर भी 2019 में आपने एटलीस्ट आई थिंक उस साल की शुरुआत में तो आपने अपना प्रोसेस करना स्टार्ट कर ही दिया होगा। हाँ जी, 100%। बट तब भी अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मैंने खुद रिसर्च करी और मैंने खुद डिसीजंस लिए और मैंने एजेंट को पैसे भी नहीं दिए और उन्होंने मेरे लिए फाइलिंग प्रिपेयर करी, ये बहुत स्मार्ट डिसीजन है। असल तरीका ही यही होता है। अक्सर एजेंट्स गाइड करते हैं स्टूडेंट को, बट असल में होना ही चाहिए कि हमें उनका कमांड लेनी बहुत ज़रूरी है, कि वो हमारी लाइफ के साथ खेल रहे होते हैं। तो कमिंग टू दैट पॉइंट, राजस्थान में जैसे कल्चर नहीं है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अक्सर जो मैंने देखा है कि अगर आप एक सड़क पे हो तो आपको एटलीस्ट 1 से 2 से ज़्यादा ही ऑफिसेज दिख जाते हैं। तो एजेंट्स का राजस्थान में है कुछ, कोई एजेंट्स इन सब चीज़ों के लिए? यार टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जैसे मेरे को अभी हो गए 3-3.5 साल हो गए ना, तो मैंने इतना तो नहीं किया। लेकिन जिस टाइम पे मैं था ना उस टाइम नहीं थे। उस टाइम जयपुर जो कैपिटल है राजस्थान की, उसके अंदर मुश्किल से 3 से 4 आइल्स सेंटर थे, ठीक है बस। और एजेंट मतलब कहते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई फेमस एजेंट है दिल्ली के अंदर, उसका हेड ऑफिस है, या फिर चंडीगढ़ के अंदर हेड ऑफिस है, तो उसकी छोटी छोटी ब्रांचेज 1-2 खोली हुई थी। बाकी कोई ऐसा एजेंट नहीं था कि हाँ जो बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि मेरी खुद की प्रोसेसिंग दिल्ली से हुई है ना। तो मैं मतलब ऐसा था कि मैं जॉब भी करता था, फिर वीकेंड्स पे मैं एजेंट से मिलने भी जाता था दिल्ली, फिर वापस आता था। तो इट्स कम्प्लीटली यार कि मेरे को खुद को ये था कि होना चाहिए, मतलब अब शायद सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई हो कोविड के बाद, तो लेट्स सी। तो आपको केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी का कैसे पता चला? क्योंकि ये पिछले ही कुछ सालों में ना थोड़ी हाईलाइट हुई है बहुत ज़्यादा, बट मैं इमेजिन नहीं कर सकती 2019 में यूनिवर्सिटी कैसी होगी, या फिर आपको पर्सनली कैसे पता चला इस यूनिवर्सिटी के बारे में? यार मैं ना आपको एक स्टोरी बताता हूँ इसकी, ठीक है। तो जैसे क्या था कि केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी है सिडनी में, राइट। और मैं क्या, जब मेरा वीज़ा लगा, सब कुछ लगा, तो कनाडा के लोगों को ही नहीं पता था कि सिडनी नाम की कोई चीज़ है क्या, या नोवा स्कॉशिया नाम का कोई चीज़ है क्या, राइट। तो मैं जब दिल्ली से फ्लाइट करा
तो मैंने फ़्लाइट करके मैं इमिग्रेशन अपन कराते तो इमिग्रेशन कराने गया, राइट। तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे से पूछता है कि यार आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आप कनाडा होके क्यों जा रहे हो। तो मैंने कहा कि व्हाट डू मीन, कि मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया तो जा ही नहीं रहा। तो बोला आपकी यूनिवर्सिटी तो सिडनी में दिखा रही है। मैंने कहा अंकल सिडनी कनाडा में भी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ। तो मतलब लोगों को पता ही नहीं था उस समय, राइट। और एक्चुअली क्या था, ये भी एक टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा कि स्मार्ट डिसीजन था यार। एक्चुअली अगर मैं 40 लाख 25-30 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, राइट। कि मैंने ये देखा था कि यार चलो मैंने इंडिया में अपने 24-25 साल दिए हैं, देखे हैं चीज़ें ना, अब मेरे को आगे करना है तो मैं उस कंट्री में रहूँ, लॉन्ग टर्म रहूँ, ग्रो करूँ, राइट। तो मेरा ये प्लानिंग थी, राइट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैंने जगह जब सर्च करी, अपना होमवर्क कर रहा था ना, तो पीआर पॉसिबिलिटीज़ ईजी थी उस टाइम पे भी उस टाइम पे नवा स्कॉशिया में, क्योंकि उस टाइम लोग ही नहीं थे यहाँ पे यार, है ना। अब ये तो अभी बूम आया है, ये आने वाले 2-3 साल जो पिछले गए ना, इसमें बूम आया है। उससे पहले इतना नहीं था बूम यहाँ पे ना, बसेस भी नहीं थी प्रॉपर। हम जब आए थे तब बसेस की सर्विस थोड़ी और ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। पहले तो लोग वहाँ के, जो हम अपने सीनियर से बात करते थे, वो बताते हैं कि बहुत हार्ड थी लाइफ वहाँ पे। आफ्टर दैट देन मैंने अपना होमवर्क प्लान किया कि भाई अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, पीआर कैसी है, क्या ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, आने वाले टाइम में कौन से बिजनेसेस ग्रो हो सकते हैं, ये सारी मैंने प्लानिंग करी थी। देन इन द एंड आई डिसाइडेड कि, क्योंकि मेरे एजेंट से जब मेरी बात हुई थी तो उसने भी मेरे को बोला था कि यार तू अगर ऑन्टेरियो जाता है या फिर तू ब्रिटिश कोलंबिया जाता है, लाइफ इज़ गुड, बट कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि उस टाइम भी बंदे जो कहते हैं ना कि ऑन्टेरियो और ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे थे, वो मूव कर रहे थे पीआर के लिए दूसरे प्रोविंसेस में। जैसे आज भी हो रहा है। हाँ, तो उसने मुझे ये चीज़ बोला और मैंने भी डिसाइड किया कि यार तू शुरू से उसी प्रोविंस में जाना जहाँ पे पीआर पॉसिबिलिटीज इजी है। वाई शुड कि तू 2 साल ऑन्टेरियो में रहे देन तू मूव करे, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है वापस से करने, क्योंकि यू नो अबाउट द कनाडा इज ऑल अबाउट कनेक्शंस। अगर आपके जितने कनेक्शंस हैं, आप वापस अपनी एक लाइफ दे रहे हो, उसके बाद वापस 2 साल बाद मूव कर रहे हो किसी नई सिटी में। तो इस तरह से प्लानिंग हुई थी। देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है कि ब्रिटेन में मतलब करते हैं। तो लाइफ कैसी थी आपकी यहाँ पे आने के बाद? क्योंकि अगर आज मैं किसी से इस सवाल पूछूंगी ना, तो हर कोई ये बोलता है कि हम जाते हैं, हमें तो सारे के सारे हमारे ही लोग दिखते हैं, इंडियंस दिखते हैं। बहुत बड़ा सर्ज आया है मतलब इस चीज़ में। और पिछले मैं आई थी जनवरी 2020 में, तब भी मैं कहूँगी इतने नहीं थे, बट उससे नेक्स्ट इनटेक भी बताओ बहुत बच्चा आया। तब क्या सिनेरियो था? तब भी आते थे इंडियन स्टूडेंट्स? हाँ, इंडियंस बहुत थे टू बी ऑनेस्ट। इंडियंस, बांग्लादेशी, हमारे एशियन स्टूडेंट्स बहुत थे यार। एक्चुअली इट्स का एक मतलब वो भी रीज़न है कि यार पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत है एशियंस कंट्रीज़ में, राइट। और लोगों को देखो कई बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है जो वो करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई दे मूव टू अदर कंट्री कि हाँ चलो ठीक है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। और सच बताऊँ तो कई लोग तो सच में कुछ करने ही आता है। वो आप कई चीज़ देखते हो ना कि रॉ चीज़ें कि कनाडा में ये हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है या ये माहौल ख़राब हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कुछ ही लोग होते हैं। बाकी मैं कम से कम 80% लोग को ये कह सकता हूँ कि वो मेहनत करने ही आते हैं और वो अपनी मेहनत करते हैं यहाँ पे। एक मछली पूरे तालाब। हाँ, बस ये वाली चीज़ है कि वो क्या होता है ना कि शो भी आजकल सोशल मीडिया में शो भी वही होता है कि नेगेटिविटी, कि यार देखो यहाँ पे ऐसे लड़के लड़ाई कर रहे हैं या शोर शराबा कर रहे हैं या ये लड़ाइयाँ हो रही है, वो लड़ाइयाँ हो रही है। बट कहीं ऐसी भी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं कि जो लोग अब एक्चुअल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बीइंग मैं कई लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो एटलीस्ट 20-22 साल 23 साल की उम्र में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब इंसान को सोचता नहीं ना, उस अभी मैं शायद मेरा एक फ्रेंड है, शायद क्या एक्चुअली में मेरा फ्रेंड है, तो उसने कैलगरी में भी घर लिया, वो 24 साल का है सिर्फ। तो 24 साल में इंडिया में बच्चा सोचता भी नहीं है कि एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ कि वो क्या। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यार इंस्पायरिंग स्टोरीज भी है, लोग मेहनत करके अपनी चीज़ें बना रहे हैं। तो दैट इज़ गुड कि हाँ ये एक पॉजिटिव है कि हाँ ये आपको कंट्री देती भी बहुत कुछ है अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे। तो उस टाइम पे बस फैसिलिटीज और जॉब मार्केट का क्या सिनेरियो था सिडनी में? नहीं, वो तो प्रॉपर मतलब नेगेटिव टू बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि आई बिलीव आपके आते ही कोविड का लॉकडाउन भी लग गया होगा। हाँ जी। तो जैसे देखो यार, मैं आया, एक तो क्या होता है ना, एक तो आप 12 करके आते हो, तो उस बच्चे को और एक ग्रेजुएशन करके जो बच्चा आ रहा है ना, उसकी मेंटेलिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है टू बी ऑनेस्ट, है ना। क्योंकि एक ग्रेजुएशन करके बच्चा आ रहा है तो वो थोड़ा मैच्योर होता है ना। और जैसे मैं आया था, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर मैंने 1 साल जॉब भी करी थी। तो मेरे को क्या है ना, वो कहते हैं ना मतलब अपनी लैंग्वेज में कि पैसों का चस्का लग जाना, कि यार पैसे आ रहे हैं, अर्निंग करनी है यार, अपने खुद का पैसा आ रहा है, इस तरह से, है ना। तो मैं जब आया तो यहाँ पे जॉब ही नहीं थी यार। मैंने पिज़्ज़ा स्टोर से लेके हर जगह अपने रिज्यूमे दिए, सब चीज़ें दी, बट कहीं से कॉल नहीं आया। सिडनी की बात कर रहा हूँ मैं, केप ब्रिटेन की। देन टोटली टू बी ऑनेस्ट आई वॉज डिप्रेस्ड कि यार 3 महीने हो गए हैं और मैं काम करके आया हूँ, खाली नहीं बैठा जा रहा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, है ना। तो ये सीन था कि जॉब तो वहाँ नहीं थी। बसेस भी मतलब जैसे मैं ग्लेस में रहता था वहाँ पे,
तो मतलब फ्रिक्वेंटली, मतलब हर एक घंटे में फ्रिक्वेंटली बसेस नहीं थी। अगर अगर आपकी 8:30 बजे क्लास है तो आपको 8:10 या 7:45 की बस पकड़नी पड़ती थी। अगर वो मिस हुई तो आपकी क्लास मिस होनी है। तो ये सिनारियोस थे वहाँ पे। तो हाँ, फिर कोविड आ गया, तो जैसे हमारा एक सेमेस्टर तो इन पर्सन था। कोविड के बाद क्या हुआ, चीज़ें और ज़्यादा बदल गई। फिर तो कहीं तो जैसे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बहुत पीक आवर्स थे उस समय, पीक टाइम था पूरा। लोग स्केर्ड थे कि उनको, आधे लोगों को तो ये नहीं पता था कि है क्या। सो देन मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड टू मूव टू हैलिफैक्स। तो जैसे मैं जनवरी 2020 से लेके अप्रैल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको सिडनी से हैलिफैक्स का कैसे पता चला? सिडनी से हैलिफैक्स, वही होमवर्क यार, रिसर्च, कि रिसर्च वहाँ बैठे बैठे हम करी वहीं आपने? बैठे बैठे कि यार अब बैठे खाली बैठे हैं ना, अब कोविड भी, क्लासेस भी कम होती थी, तो यार करे तो करे क्या, है ना। तो फिर मैं और मेरा फ्रेंड जो सर्कल था, यार मैं एक चीज़ सबको कहना चाहूँगा कि यार आप है ना, जब भी कनाडा आ रहे हो ना, तो एक मैच्योरिटी के लोगों के साथ रहो, जिनके जो मैच्योर हो, राइट। जैसे क्या होता है ना, जैसे अभी आस्था ने बोला कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। जैसे क्या होता है कि मान लो कि आप 4 लोग साथ में रह रहे हो, जिसमें से 2 लोग हैं ना कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, है ना। आप सारे समझदार हो, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक होती कई चीज़ें जो नहीं होती है ना। तो क्या होता है ना, वो संगत का असर होता है ना कि यार अगर आप नशे, हाँ जैसे जैसे लोग करते हैं नशे वगैरह ना, तो अगर आप ग्रो करने आ रहे हो ना, तो आप अपने सराउंडिंग्स भी ऐसे रखो जो मैच्योरिटी के साथ, जो सेम बातें करें, सेम लेवल ऑफ थिंकिंग हो, राइट। तो मैं लकीली जिनके साथ रहता था ना यार, वो टचवुड वो ग्रुप मेरे को आज तक नहीं मिला। और हम 5 लोग थे, वो सारे बढ़िया कर रहे हैं आज कनाडा में, ठीक है। तो हम लोगों की थिंकिंग थी, हम लोग सारे खाना खाने के बाद रात में शाम को लैपटॉप लेके बैठते थे, सर्च करते थे कि यार नोवा स्कॉशिया में और क्या है। फिर पता चला कि हैलिफैक्स और डार्टमouth बड़ी सिटीज़ है, यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, हायरिंग एजेंसीज भी हैं, ऐसे करके न्यू ब्रंसविक के बारे में पता चला, माउंटेन के बारे में। तो ऐसे फिर हमने होमवर्क किया। देन वी डिसाइडेड कि अब करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ, क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं, कब तक जीआईसी आ रही है और पैसा कुछ आ नहीं रहा, आगे की फीस भी निकालनी है, आगे की चीज़ें भी देखनी है। तो उस तरह से मैंने डिसाइड किया। तो आपको लगता है सीबीयू में डिसीजन, एडमिशन लेने का डिसीजन आपका सही था या गलत था? अब आप क्या सोचते हो जब आप पीछे देखते हो तो? यार सही था। सही था? मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो जो जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाह रहा हूँ या जाना चाह रहा था, आई एम गुड। ठीक है। वैसे आपने केप ब्रिटेन देखा है पूरा? हाँ, मैंने केप ब्रिटेन पूरा देखा है। कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत खूबसूरत लगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। बट अगर जैसे आप एज अ यूथ यहाँ पे आते हो, वहाँ पे यार बहुत पीसफुल लाइफ है। मतलब एक कहता है ना कि एक आप जब आते हो तो एक आपको थोड़ा सा मेहनत या कुछ चीज़ें ऐसी ही करनी होती है, रनिंग लाइफ है ना, मूविंग लाइफ थोड़ी सी, वो स्लो पेस लाइफ है थोड़ी काफ़ी वहाँ पे केप ब्रिटेन के अंदर, ऐसा मुझे लगा ये चीज़। बट कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड है हाँ ये तो है ना? ये तो है। ऊपर हाईलैंड्स में जब मैं गई नहीं हूँ अभी। फॉल के अंदर जब चीज़ें हैं तो आपको जाना चाहिए, वो देखने लायक चीज़ें हैं। इट्स लाइक अ हेवन, स्पेशली स्काईलाइन ट्रेल और वो सारी चीज़ें, तो इट्स लाइक अ हेवन। चलो, नाउ मेन जो आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है अमंग स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तभी से आपके माइंड में बहुत क्लियर था कि आपको किस डायरेक्शन में अपना बिजनेस, मतलब मे बी आपने अपना डिसीजन चेंज किया हो बीच में आगे जाके, बट उस टाइम पे आपका विजन था कि मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, और आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट था। आपने बताया जैसे कि आपने पिच करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत स्मार्टली डिसीजन लिया आपने मेरे अकॉर्डिंग। आप उसके बारे में कैसे आपके वो माइंड में आया, और एग्जैक्टली जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई इस चीज़ की? यार जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि जैसे मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैंने ग्रेजुएशन करी हुई थी इंडिया में, है ना। ग्रेजुएशन करके मैं जब आया तो मोस्ट ऑफ द लाइफ में जो लोग यहाँ पे 12th के आने के बाद जो बच्चे करते हैं ना, मैं ऑलरेडी वो करके आ चुका था। पार्टी कल्चर या एंजॉय करना अपनी लाइफ, है ना। उसके बाद क्या है कि स्टेज के बाद आपको सोचना पड़ता है। कई लोग थोड़े टाइम के बाद सोचते हैं एवरीवन इज लाइक ट्रैवलिंग इन अ डिफरेंट टाइम जोन, राइट। उसके बाद मेरा खुद का विजन था कि यार एक मैं नई कंट्री में आ रहा हूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले ना मार्केट स्ट्रेटजी करी, और जैसे एक लाइन थी, मैंने जैसे इंस्टाग्राम कोट पे या कोट या मोटिवेशनल कोट्स में देखता हूँ, तो पैसे से पैसा बनता है, राइट। सो मैंने शुरू से ये डिसाइड किया कि यार यहाँ पे क्या ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कि आने वाले 10-15 साल के अंदर मैं अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से देख सकता हूँ। तो वहीं से मेरी प्लानिंग थी, कुछ एक आइडियाज़ पे मैंने वर्क किया, देखा कि क्या हो सकता है, किस डायरेक्शन में मैं एक मिनिमम इनकम में किस तरह से क्या कर सकता हूँ। अभी आई एम सिंगल, तो किस तरह से चीज़ें देख, क्योंकि एक फैमिली और एक सिंगल में आप एक जब आप सिंगल होते हो तो लाइक योर लाइफ इज़ डिफरेंट, है ना। तो आप कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। एक फैमिली के बाद आप थोड़ी सी लाइफ चेंज हो जाती है, राइट। यू हैव सम काइंड ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू। सो उस सारी डिफरेंस में मैंने चीज़ें सोची कि चलो यार अब इस तरह से देखते हैं, खतरे मोल ले सकते हो जब आप खतरा single मोल ले हो। सकते हो, रिस्क ले सकते हो, ये वाली बात है। तो तब आपने कैसे, मतलब, और हाउ यू डिसाइडेड कि आपको नहीं लगा कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अभी कैसे इस चीज़ को परस्यू करूँगा आगे?
नहीं यार, मैंने सोचा मैं रिस्क लेता हूँ टू बी ऑनेस्ट विथ यू। तो लकीली मेरे को शुरू से रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था, राइट, कि यार कैसे देखा जाए। मैंने यहाँ पे फिर लोगों की स्टोरीज देखी कि किस तरह से उन्होंने ग्रो किया। एक नॉर्मल फैमिली जो यहाँ पे मतलब 4 से 5 साल या 6 साल गुजार चुकी है, फैमिली की बात कर रहा हूँ जिनकी इनकम एक एवरेज इनकम से ऊपर है, दे हैव एटलीस्ट 2 to 3 हाउसेज हेयर। तो Okay. किस तरह से उन्होंने बनाया, क्योंकि मेरे एक छोटी सी, मैं लोगों को भी कह सकता हूँ कि ये चीज़ शायद आप जानते भी होंगे कि जब भी आप हो तो अपने जिस एज ग्रुप में आप हो ना, उस आपकी जो सराउंडिंग है अपनी एज से थोड़े से बड़े लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, मैं बहुत बिकॉज agree करती हूँ इस आपको बात पे। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे राइट नाउ आई एम इन बिटवीन 25 to 30, सो मेरा सर्किल में मोस्टली जैसे जो लोग हैं 32 34 जो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिनकी फैमिलीज या कुछ करके आए हैं ना, मैं उनको अपने सर्किल में ज़्यादा रखता हूँ। तो उनसे मुझे देखने को सीखने को मिलता है कि यार अच्छा इन्होंने इस तरह से अपना क्या इन्होंने मिस्टेक्स करी थी, क्या इन्होंने किस टाइम पे क्या चीज़ करी थी। सो आई डिसाइडेड कि चलो यार रिस्क लेके देखते हैं। तो फिर ऐसा था कि जब मैं रियल एस्टेट में ले रहा था इंटरेस्ट, तो यहाँ पे फिर मॉर्गेज वगैरह की चीज़ें थी, कितना आपकी जैसे आपकी इनकम जितनी होती है उस हिसाब से कितना मॉर्गेज होता है, क्या होता है। मॉर्गेज क्या होता है? जिन लोगों को नहीं पता उनको आप कैसे समझाओगे? मॉर्गेज इज जस्ट काइंड ऑफ लोन। जैसे आप अगर जैसे जैसे इंडिया में होता है कि आप घर प्लान करते हो, तो अगर आपको लोन लेना है तो कनाडा में उसको मॉर्गेज बोलते हैं कि आपकी कितनी मॉर्गेज होनी है। अगर आपका $2 लाख का घर है तो आप जैसे 5% डाउन पेमेंट रख रहे हो, तो $10,000 आपने डाउन पेमेंट रख दी और बाकी 1,90,000 का आपको लोन कराना है, तो उसको मॉर्गेज बोलते हैं। ठीक है। ये चीज़ है। सो जब ये चीज़ें मैं सोच रहा था, व्हेन आई वाज डिसाइडेड टू लाइक कि आई हैव टू इन्वेस्ट इन अ हाउस, तो मैं स्टूडेंट परमिट पे था। तो मैंने यही चीज़ सोची कि यार स्टूडेंट परमिट पे तो आप ले ही नहीं सकते। तो और उस टाइम मेरी इनकम भी नहीं ऐसी थी बिकॉज आई वाज डूइंग द पार्ट टाइम जॉब। लकीली मेरे आई गॉट एन इंटर्नशिप, मैं फुल टाइम इंटर्नशिप मेरे को मिल गई थी, तो फिर मेरी इनकम थोड़ी इंक्रीज हुई बाय द एंड ऑफ योर स्टूडेंट लास्ट फेज। सेमेस्टर में। ओके कोऑप ओके। जब सेमेस्टर आता है तो उस टाइम मेरे को इंटर्नशिप मिल गई थी, तो मेरे को उसका भी फ़ायदा हुआ मेरी मॉर्गेज एप्लीकेशन में, बिकॉज मेरे पास फुल टाइम जॉब थी। तो फिर लकीली मेरे को एक अपना पार्टनर मिला, वो मतलब एक फ्रेंड मिला, उसको मैंने अपना आइडिया पिच किया कि यार इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम एक ऐसे एज ग्रुप में है कि आने वाले टाइम में ऑब्वियसली सी बात है, हम यू आर नेवर बी यंग, That's आप right. धीरे धीरे टाइम के साथ ओल्ड हो रहे हो, तो हमें एक इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए कि किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। देन वही है कि लाइकवाइज थिंकिंग थी। और टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे से 3 साल छोटा है। तो राइट नाउ इज 25 ओनली। ओके। हाँ, तो उसको उस टाइम ये चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ यार। और जब हमने घर लिया था 2022 के अंदर, तो आई थिंक वो और भी छोटा था तो उस टाइम उसको चीज़ें समझ में आई। और वो मेरे से पहले कनाडा आ गया था, तो लाइक वो वर्क परमिट पे था, उसका पीआर प्रोसेसिंग में था, है ना। तो वो आफ्टर 12th आए थे? वो आफ्टर 12th आया था। ओके ओके और वो ऑन्टेरियो से मूव हुआ था फॉर पीआर इन नोवा स्कॉशिया। ओके। और हम ऐसे इवेंट के थ्रू हम मिले थे, एंड देन वी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। तो फिर उसके वर्क परमिट और हम दोनों ने एज अ कोऑप पार्टनरशिप के अंदर वो घर एक हाउस में इन्वेस्ट किया था सिडनी के अंदर। ठीक है। तो वो हमारे बजट में भी आ गया, और वो एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी बिकॉज वी बोथ आर लिविंग इन हैलिफैक्स। तो हम दोनों हैलिफैक्स में रह रहे थे। वहाँ पे जैसे मतलब जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उससे हमारा मॉर्गेज वगैरह चीज़ें निकल रही थी इससे। तो वो इन्वेस्ट करने के पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो इन्वेस्ट करने के पैसे भी एक स्टोरी है। वो ऐसा है कि जैसे जो मेरा फ्रेंड है उसके पास कुछ सेविंग्स थी, राइट। तो उसके पास सेविंग्स थी, और कुछ जैसे जब आप एज अ स्टूडेंट होते हो तो आप जब टैक्स फाइल करते हो तो आपको टैक्स का रिटर्न आता है ना। तो मेरा एक्चुअली क्या था कि उस टाइम मैं मतलब 2-3 जॉब्स करता था, और मेरे को क्रेडिट अच्छा आया था, मतलब एटलीस्ट मेरे को $6,000 से $7,000 आए थे। मतलब आप इंटर्नशिप करते थे और इंटर्नशिप के साथ भी जॉब करते थे? हाँ, साथ भी जॉब करता था और मैं नाइट शिफ्ट भी करता था वीकेंड्स अलाउड पे। है ये? हाँ, ये अलाउड है। ठीक है। एज मैनी आवर्स आप कर सकते हैं। व्हेन यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप हाँ देन जी, ओनली? हाँ जी। ओके। तो उस टाइम फिर मैं ऐसे, और जो 2020 के अंदर 2022 के अंदर सॉरी 2021 के अंदर जो मैंने जितना भी काम किया उसका टैक्स क्रेडिट जब आपको मिलता है फीस रिबेट के साथ, तो अच्छा टैक्स क्रेडिट आया था मेरे पास। सो वहाँ से मेरे पास अच्छा लमसम $5,000-6,000 का इन्वेस्टमेंट अच्छा था। तो मैंने कहा यार ये पैसा मैं इधर उधर खर्च करने से बेटर है, वाई शुड लाइक कि मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो थोड़ी सी सेव, वो फिर जो मेरा पार्टनर था उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी, उसके पास सेविंग्स थी। धीरे धीरे करके मैंने उसको वापस रिटर्न भी किए चीज़ें कि हाँ एक यार ट्रस्ट भी होता है जब आप पार्टनरशिप करते हो, तो यू हैव टू बी लाइक कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग हुई थी। ठीक है। हाँ, तो ये काफ़ी मतलब आपको एक आपका आइडेंटिफाइंग फीचर है मतलब ये चीज़, क्योंकि यूजुअली बच्चे स्टूडेंट लाइफ में नहीं सोचते इन सब चीज़ों के बारे में, और वो उलझे रह जाते हैं अपनी जॉब आवर्स, अपना ध्यान रखना, असाइनमेंट्स, कॉलेज क्लासेस, इन सब चीज़ों के बीच। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, मैं मतलब लिटरली जो भी यहाँ पे आ रहे हैं ना, इनफैक्ट आप हो या जो भी अपनी टीम, आपकी टीम में जो भी हैं फैमिलीज मेम्बर या जो भी है ना, इन्वेस्ट इन कनाडा। इफ़ यू वांट टू लिव इन कनाडा फॉर अ लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट इन कनाडा।
आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे लोग सोचते ही नहीं है मतलब कि ना कि मतलब वही है रिस्क वाली बात है कि यार कैसे होगा क्या होगा, बट एक बार आप अगर उस चीज़ में घुस जाओगे ना, मैं ये नहीं कहता कि 100% सक्सेस होगा, देयर इज़ नो लाइक कभी गारंटी नहीं है, राइट। बट आपको नॉलेज इज ऑलवेज अ लर्निंग, आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। अब जैसे अगर मैं अपना नेक्स्ट टाइम घर प्लान करूंगा मेरा खुद का, है ना, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कि मेरे को मुझे पता है कि घर का इंस्पेक्शन कराना होता है, इस तरह से मॉर्गेज होती है, इस तरह से चीज़ें होती है, वो ऑलवेज अ लर्निंग, कि मुझे पता है कि अब मेरा टाइम उतना नहीं कंज्यूम होना है, मुझे बस 2 मिनट के अंदर चीज़ें देखनी है और मेरा सॉर्टेड है। अब जैसे मतलब आप देखोगे कि जैसे रॉ एरियाज़ है कनाडा में, कैलगरी है, वहाँ पे घर अभी बहुत चीप मिल रहे हैं, राइट। और यू नए मीन स्मॉल सिटी? नहीं, कैलगरी इज़ अ बिग सिटी, बट रॉ एरियाज का? रॉ एरियाज़ का मतलब जहाँ पे पब्लिक अभी कम है। ओके। जैसे वैंकूवर, ऑन्टेरियो, टोरंटो में आप जाओगे तो वहाँ तो बहुत क्राउडेड है ना। कैलगरी में अभी क्राउड ग्रो हो रहा है, या हैलिफैक्स में क्राउड ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे लोग, है ना, ग्रोइंग सिटी बन रही है ये। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको यूनिट्स, जो घर की यूनिट्स है वो थोड़े आपके बजट में मिल सकती है, और नए घर मिल रहे हैं। तो जैसे मैं मेरे फ्रेंड्स में भी जो फैमिलीज हैं या जिनकी इनकम सही ठीक ठाक है और वो उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा ना, मैं उनको बोलता हूँ यार गो फॉर इट। एटलीस्ट तुम वहाँ पे तुम्हारी जो, जैसे क्या है कि देखो इतना इतना इमिग्रेशन हो रहा है कनाडा में, इतने बंदे आ रहे हैं या इतने लोग आ रहे हैं, राइट, सबको घर चाहिए रहने के लिए, है ना। तो आपका जो मॉर्गेज की जो इंस्टॉलमेंट वगैरह है वो निकल जाती है एटलीस्ट, रेंट से? हाँ रेंट से। भले ही आपको कुछ वो अर्निंग करके ना दे, बट आपकी इंस्टॉलमेंट जो चीज़ें हैं वो निकल जानी है। ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप अभी की मत सोचो, आप सोचो आने वाले 5 से 7 साल, 10 साल की, कि 10 साल बाद है ना क्या होगा कि वो घर जो अभी आपने जैसे मान लो $2 लाख का घर उठाया, वो 10 साल बाद $2 लाख का नहीं रहना है, ये हो जाएगा कम से कम नहीं तो 5 लाख। वैल्यू हमेशा बढ़ती है रियल एस्टेट की, राइट। तो उसके बाद आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो। ये स्टोरी मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताई थी, मतलब मेरे से बड़े हैं वो काफ़ी, तो उन्होंने इस तरह से एक घर बनाया, फिर 2 घर बनाए, फिर 3 घर बनाए। तो इस तरह से चीज़ें चलती है कि आप रीफाइनेंसिंग करा सकते हो, फिर उस मॉर्गेज को कहीं यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी रीफाइनेंसिंग क्या होता है? रीफाइनेंसिंग ये चीज़ होती है कि जैसे मान लो कि आपने घर लिया, आपने अभी 2023 के अंदर $2 लाख का घर लिया, राइट। अब 2027 के अंदर आपके घर की जो वैल्यू है, जो आपने $2 लाख का घर लिया था, मान लो वो हो गया $7 लाख का, राइट। तो अब आपके घर की जो वैल्यू असेस होगी वो $7 लाख के हिसाब से होगी, राइट। तो आपको मतलब आप बोल सकते हो बैंक को कि यार मेरे पास इतने वैल्यू है, मुझे इस अमाउंट का लोन चाहिए, मैं इस घर को एज अ पेपर मतलब कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, एज अ गिरवी रखना है, कुछ इस तरह से कि मैं पेपर वर्क सबमिट कराती हूँ, मेरे को ये जो अमाउंट है लमसम ये मुझे चाहिए। अब आप समझ लो कि मान लो बैंक एक आपको, नई इन्वेस्टमेंट। हाँ नई इन्वेस्टमेंट है ना। हाँ। अब जैसे मान लो आपको बैंक एग्री करता है कि हाँ आस्था चलो $2 लाख का ये हो गया, इतनी मॉर्गेज बच गई, एक लमसम अमाउंट आपको $3 लाख और मिल गया, आप $3 लाख को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो अक्सर हम लोग बात करते हैं और ये सब लोग सुनते हैं नेटवर्किंग, जैसे आपने बताया कि जो आपका साथ में आपका जो पार्टनर है वो आपको किसी इवेंट पे मिला, तो दोस्त कैसे बनाते हैं? दोस्त जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनको नहीं पता कि मैं कॉर्नर फील करते हैं नई जगह पे, मतलब कर पाते इंटरेक्ट, तो क्या सजेशन दोगे उन्हें कि एक्चुअली दोस्त बनाते कैसे हैं? यार कम्युनिटी इवेंट्स में जाओ, ओके। कम्युनिटी इवेंट्स में जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, टेंपल जाओ, आप जो भी जहाँ भी जाते हो वहाँ जाओ, लोगों से मिलो, ऐसे ही आपके कनेक्शंस बनते हैं। मैं जब हैलिफैक्स में आया था मुझे कोई नहीं जानता था, देन आई स्टार्टेड कि मेरे को शौक था मंदिर में सेवा करना, इस तरह से गुरुद्वारा में जाता था, इवेंट्स मेरे खुद का, मतलब मैं बैक इन इंडिया भी इवेंट कराता था, तो मेरी हॉबी थी कि इवेंट कराना। वहाँ से मेरे को अच्छे कनेक्शंस मिले, अच्छे लोग मिले, इनसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसे करके देन आई डिसाइडेड कि चलो हाँ पर बात करने का इनिशिएटिव करना पड़ता है। इनिशिएटिव करना पड़ता है। अगर यार देखो, अगर मतलब आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो चाहे अगर मेरे से छोटा भी कोई है, उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम और हर, ठीक है। कि यार ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपसे एज में बड़ा हूँ या मैं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ कनाडा में, या आप बाद में आए हो, बट अगर मुझे कुछ लर्निंग मिल रही है डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट, उसमें क्या ईगो रखना। अब नेक्स्ट हम आते हैं आपके हेलीफैक्स मूव होने पे। हाँ जी। तो आप हेलीफैक्स मूव हो गए, आपने बोला कि आप 2020 के मार्च में आप हेलीफैक्स अप्रैल मूव हो मिड। गए, अप्रैल मिड में आप हेलीफैक्स मूव हो गए। तो यहाँ आके, क्योंकि वो भी कोविड का फेज था, कंप्लीट लॉकडाउन था, तो यहाँ पे आके आपने जॉब कैसे ढूंढी, क्योंकि लॉकडाउन तो यहाँ पे भी होगा? ये भी एक यार स्मार्ट वर्क ही है कि एक्चुअली देखो क्या था कि मैं वही बताता हूँ, शायद मैं लकी हूँ कि मेरे लिए डेस्टिनी, मेरी लाइफ में डेस्टिनी मेरा रोल प्ले कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। तो जब मैं आया हेलीफैक्स, सो लकीली सेम डे पे आई गॉट 3 जॉब्स, जहाँ मेरे पास सिडनी में एक भी जॉब नहीं थी, हेलीफैक्स में आते ही मुझे नेक्स्ट डे 3 जॉब मिल गई थी, वो भी कोविड के लॉकडाउन कोविड के लॉकडाउन में। ठीक है। मतलब एक फूड सुपरवाइजर मिली थी, एक वेयर हाउस के अंदर मिली थी, एक नॉर्मल फूड चेन थी वहाँ मिल गई थी, राइट। और
अब देखो उसमें मैंने स्मार्ट वर्क कैसे किया कि सबका बजट होता है ना, सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपने हिसाब से बजट आते हैं। अब वो ये कि जो मेरे को फ्रेंड सर्किल मिला था, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया हम लोग 4-5 लोग रहते थे, तो काफ़ी मेच्योर बंदे मिले थे ना, तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलके एक गाड़ी परचेस करी। ठीक है। वो गाड़ी थी $2000 की सिर्फ। ठीक है। ठीक है, मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, उसकी डे शिफ्ट होती थी। तो जब मैं सो रहा होता था वो गाड़ी जॉब पे लेके जाता था, जब वो सो रहा होता था तो मैं गाड़ी जॉब पे लेके जाता था। ऐसे हमारा कोऑर्डिनेशन बैठा। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, तो हम 2 जॉब कर पाए। क्योंकि क्या होता था कि अगर जैसे मान लो कि वीकेंड पे कोई टाइम मिल रहा है छोटा मोटा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बस से काफ़ी टाइम लगता है ना, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सोचते नहीं कि अपनी लाइफ को किस तरह से इजी कर सके, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आते तो मैंने जैसे मान लो कि 10-15 हज़ार $20,000 की गाड़ी ले लो, आप छोटे से स्टार्ट करो कि आपका एक एटलीस्ट आप उस लेवल पे तो आओ ना कि हाँ आपकी अर्निंग सही हो रही है, चीज़ें किस तरह से आप कनेक्शन बना रहे हो, आपका टाइम, क्योंकि टाइम इज़ मनी। कनाडा में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, टाइम कैसे बचा पाते हो। इस तरह से मैंने स्टार्टिंग करी थी, फिर मेरे को जॉब मिली यहाँ पे, देन मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, देन आई स्टार्टेड, जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मुझे पता था कि मेरे को इंटर्नशिप ढूंढनी है, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कि हाउ आई विल गेट माई इंटर्नशिप और ऑल। तो इस तरह से मैंने चीज़ें इंटर्नशिप कैसे ढूंढी आपने? इंटर्नशिप मैंने ऐसे ढूंढी थी कि जो मेरी जो पढ़ाई थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स की, सो सबसे पहले तो मैंने कंपनीज़ की लिस्ट बनाई कि यहाँ पे हैलिफैक्स और डार्टमाउथ में उस लेवल की जो मतलब जो भी मेरे को इंटर्नशिप चाहिए उस लेवल की जॉब्स कहाँ निकलती हैं, कौन कौन सी कंपनी मेरे को दे सकती है, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं इंडीड पे या फिर मॉन्स्टर ऐसे करके एप्लीकेशन वेबसाइट है कोई इस तरह से, या किसी वगैरह है ना, इन पे देखते हैं। मैं कहूँगा कि आप पर्टिकुलर थोड़ा सा हार्डवर्क है बट पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, हर कंपनी की, ठीक है ना। तो मैं मोस्टली कम से कम जो भी कंपनीज थी उनकी सबकी वेबसाइट पे गया रात में, मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता था वहाँ पे मैंने रिज्यूमे अपलोड करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू बी रेडी फॉर द रिजेक्शन, आपको हमेशा रिजेक्शन के लिए रेडी रहना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपको इंटरव्यू आया और वो जॉब मिल जानी, ऐसा कभी नहीं होता है ना। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको एक ही बार में जॉब मिल जाती है ना। तो ऐसे थे कि मैंने रिजेक्शन हुआ, मुझे पता चला खुद के बारे में कि मैंने क्या गलत बोला इंटरव्यू में, इस तरह से धीरे धीरे करके लकीली आई गॉट द इंटर्नशिप। क्योंकि यार अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी फुल टाइम अर्न करने की तो क्यों वेस्ट करनी उसे, है ना। तो इस तरह से फिर मैंने चीज़ें अपनी देखी थी। तो एयर कनाडा में भी आपको ऐसे ही जॉब मिली? हाँ, जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो हाँ इसमें भी एक छोटा सा है कि जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो मैंने कॉर्पोरेट जॉब्स देखना स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज यहाँ पे क्या ना लोग इस तरह से गलती करते हैं कि लोग है ना पीआर के पीछे भागते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि है ना यार मेरे को पहले पीआर लिए, मेरे को पहले पीआर चाहिए यार। कोई भी जॉब हो, चाहे पार्ट टाइम वाली जॉब में पीआर मिल रही हो, कोई भी जॉब हो ना, मैं लिटरली मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है ना, और मेरे मतलब 2-3 दोस्त हैं यार, उनकी स्किल्स उनके ऊपर जो उनकी जो चीज़ें हैं ना, मतलब वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। आई डोंट नो वो कोई क्लीनिंग में लगा हुआ है, कोई मैकडी में नाइट शिफ्ट कर रहा है। जब एक तो होता है कि आपके अंदर स्किल्स, मतलब आप अभी देख रहे हो और आपको पता है कि आपके अंदर स्किल्स हैं, है ना। तो देन मैंने उनसे बात करी कि यार वाई यू आर नॉट ट्राइंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब्स और समथिंग। पीआर वो भी देते हैं, थोड़ा सा ठीक है आपको टाइम देना होता है, चीज़ें होंगी, लेकिन पीआर वो भी देते हैं। आपकी कॉर्पोरेट लेवल की जॉब होती है यार, बहुत बड़ी बात है वो, राइट। तो लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। सैलरी ज्यादा होती है, पोजीशन अच्छी आप होती है, सैलरीड होते हो, आपको स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका फिक्स आवर्स होते हैं, आपको प्रॉपर वेकेशंस मिलती है, सिक्योर होती हाँ, है। और सिक्योर होती है, और आपको आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। चलो आप अभी मान लो कि हैलिफैक्स के हिसाब से एवरेज सैलरी में काम कर रहे हो, राइट। बट आप ये सोचो कि 3 साल का एक्सपीरियंस जब आप शो करोगे ना, उसके बाद अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो आपको कितनी अच्छी हाइक मिलती है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो सब आपके ऊपर है। ये चीज़ है। ठीक है। तो अभी आपने, जैसे हमने आपके रियल एस्टेट के बिजनेस प्लान की बात करी, तो अभी आप और कौन कौन से डोमेन में बिजनेस कर रहे हो? यार अभी तो मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। वैसे मैं जैसे क्या है कि मेरी पार्टनर्स के साथ कंपनी है इवेंट लिमिटलेस, तो मैं उनके साथ काम करता हूँ एज अ पार्टनर, ठीक है। उन्होंने ये स्टार्ट करी थी मिस्टर राहुल और मिस्टर संदीप चोपड़ा ने, ठीक है। उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे काम करता हूँ। इवेंट लिमिटलेस करके कंपनी, हैलिफैक्स में बहुत सारे इवेंट्स हम कराते हैं। तो ये मेरी हॉबी भी है और ये मेरे को एक्सपोजर भी देती है कि है ना कि मेरे को अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए। साथ के साथ मैं रियल एस्टेट भी देख रहा हूँ कि हाँ मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम ऑन अ वर्क परमिट राइट नाउ, है ना। मेरा पीआर अभी लगा हुआ है, तो अभी पीआर आने के बाद मैं कहाँ मेरे को कौन सी अपॉर्चुनिटी लगती है। अगर मेरे को फूड इंडस्ट्री में जाना है तो मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पर कि अगर मेरे को फूड ट्रक पे जाना है तो क्या पेपर वर्क चाहिए होता है, वो सारा चीज़ें मैं होमवर्क कर रहा हूँ। बट जैसे ही होता है तो फिर मैं डिस्क्लोज करूँगा उसे। नहीं बिल्कुल। बट आप अपना उसमें इवेंट मैनेजमेंट में भी हो, तो ये आपकी इवेंट मैनेजमेंट की जर्नी कैसे शुरू हुई?
इवेंट मैनेजमेंट की जर्नी ऐसे शुरू हुई कि जब मैं हैलीफैक्स में यहाँ पे आया था अप्रैल 2020 के अंदर, राइट। तो पहले तो मैं इंडिया में इवेंट्स कराता था, राइट। अच्छा। जब मैं यहाँ पे आया तो जैसे हम लोग सर्किल में बैठे रहते थे तो वो ये बोलते यार क्या बोरिंग सी ज़िंदगी है, कुछ है ही नहीं करने को, है ना, काम करो आओ सो जाओ, काम करो आओ सो जाओ, है ना। तो वहाँ से फिर मैंने कहा कि यार क्यों ना हम पार्टी ऑर्गेनाइज कराया जाए ऐसे करके। तो मैं क्या, जैसे यहाँ पे टेम्पल है वहाँ पे सेवा करता था, वहाँ से मेरे को तो ये सब आपने एज अ स्टूडेंट सोचा ये भी? एज अ स्टूडेंट, ठीक है। हाँ। क्योंकि हम जब बात करते थे ऐसे तरह से तो, और उस टाइम क्या था हम 20 घंटे ही काम कर सकते थे, राइट। तो बहुत सारा टाइम मिलता था। तो जब आपके अंदर स्किल्स होती है ना, तो यार देखो आप एक किसी डायरेक्शन में जाते हो ना तो आपको रास्ते अपने आप मिलते हैं। ये मेरी सोच है कि आप एक बार जाओगे तो आपको डिफिकल्टीज भी आएगी, बट आपको इसे स्टार्ट करना है ना। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे लोगों से बात करी जो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने इवेंट्स पहले कराए हुए हैं कि यार सर मैं ऐसे से नया स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसी चीज़ें स्टार्ट करनी है। फिर उन्होंने मुझे चीज़ ऐसे गाइड करा, फिर मैंने खुद से काम किया, फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट बनाए कि कौन डीजे है, कैसे म्यूज़िक हायर होता है, कैसे आप रेंट पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हो, किस तरह से आप हॉल बुक कर सकते हो, किस तरह से आप स्पॉन्सरशिप की बात कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ली, देन आई ऑर्गेनाइज माई फर्स्ट इवेंट एज अ दिवाली पार्टी ओके, एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आई लीगली? नहीं, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। और क्योंकि नहीं एक्चुअली क्या था कि मैंने अकेले ने नहीं करी थी। जैसे फॉर एन एग्जांपल ले लो कि आप हो, राइट। तो आप कनाडा में पहले से ही रह रहे हो और मैंने आपसे आके बात करी कि लेट्स ऑर्गेनाइज एन इवेंट, है ना। तो आपका स्टेटस तो है पीआर या फिर आप सिटीजन हो, Okay. राइट। तो आप मेरा साथ दे रहे हो कि चलो ठीक है रास्ते पर आप कराते मेरे हैं। साथ जुड़ गए। हाँ, मैं आपके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो उसके बाद चीज़ें इस तरह से जैसे टाइप मतलब स्टेप बाय स्टेप बनती रही। और जैसे क्या था कि मैंने जो पार्टी कराई थी वो क्लब में कराई थी। ओके। तो क्लब के अंदर मुझे कोई पेपर वर्क चाहिए नहीं था, सिक्योरिटीज़ उनकी, प्लेस उनकी, मेरे को सिर्फ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी एज अ इंडियन कल्चर के अंदर या फिर एज अ देसी कल्चर हम बोलते हैं उसके अंदर, जैसे है ना। तो बस मैंने वही जैसे जो कहते हैं कि बॉलीवुड डीजे या देसी डीजे अपना हायर किया, कुछ उसको वाइब दी चीज़ों की, है ना, प्रमोशन इस तरह से किया। तो वो मैंने फिर पहले एज अ स्टूडेंट पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी, सबसे पहला सक्सेस मेरा वो था। आफ्टर दैट फिर स्टेप बाय स्टेप मेरे से, जैसे अब एक बार जब आप इवेंट करा देते हो ना तो फिर आपसे लोग जुड़ते हैं कि यार आप आओ करते हैं चीज़ें। फिर मैंने होली पार्टी कराई, फिर ऐसे तरह तरह करते करते फिर मेरे से राहुल मरवा भाई मिले। ओके। हाँ, ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इवेंट लिमिटलेस। ठीक। तो फिर उनसे मेरी बात हुई। सो राइट नाउ वी आर 4 पार्टनर्स इन इवेंट लिमिटलेस एंड वी आर डूइंग गुड। और कौन कौन से इवेंट्स कराए आपने? मैंने अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ने कराया मिस साउथ एशियन। ओके। वो पूरे अटलांटिक कनाडा में पहला इवेंट था जो हमने इनिशिएटिव लिया, वो हर साल होता है, राइट। इसी ईयर के अंदर हमने एक पूल पार्टी भी कराई जिसमें हमने अटलांटिक स्प्लैश करके एक वाटर पार्क है यहाँ पे, तो उसको हमने पूरा बुक किया था और इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। उससे पहले हमने एक वैसाखी इवेंट कराया था, वो भी ग्रैंड सक्सेस थी। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर हमारे इवेंट्स लाइनअप हैं, वैलेंटाइन डे पार्टी है, वैसाखी पार्टी है, फिर साउथ एशियन है, फिर दिवाली पार्टी है, इस तरह से चीज़ें हैं ठीक है। नेक्स्ट ईयर। तो एक चीज़ जाननी है मुझे आपसे कि अगर कोई वर्क परमिट पे है और वो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है पर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है अभी, तो उनके लिए जो रेगुलेशंस होंगे वो अलग होंगे कंपैरेटिव टू द पर्सन हु इज हैविंग पीआर स्टेटस, या कैसे रहता है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं होता। जितना मेरे को नॉलेज है नहीं, अलग नहीं होता है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है अपनी, राइट। यू कैन डू बिजनेस इन कनाडा ऑन अ वर्क परमिट एज वेल, ओके, नोबडी विल बट स्टॉप नॉट यू। एज अ स्टूडेंट? नॉट एज अ स्टूडेंट, ओके। हाँ, ओके। नॉट एज अ स्टूडेंट, बट आप वर्क परमिट पे बिजनेस कर सकते हो। अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा के आप जो भी करना चाहते हो लीगल टर्म में आप चीज़ें करो, आपके पास पेपर वर्क क्लियर होना चाहिए एंड यू कैन ईजिली डू द बिजनेस। ठीक है। आपके पास प्रॉपर, जैसे आप अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप जैसे यहाँ पे सीए सीपीए होते हैं, जैसे आप इंडिया में सीए होते हैं ना, वैसे यहाँ पे सीपीए होते हैं, राइट। तो आप उनसे बात करो कि क्या टैक्सेशन रहते हैं, किस तरह से मैं अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकती हूँ या करा सकता हूँ, राइट। क्या मुझे दिखाना पड़ेगा, कितनी प्रोपराइटर, क्या सारी चीज़ें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो उनके चार्जेस भी ऐसे ही नहीं होते कि बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। जैसे मतलब मेरे नोन में तो हैं, तो लकीली मेरे कनेक्शन है, तो वो तो जैसे $100 पर आवर या $200 के अंदर आपको पूरा कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करके दे देते हैं ओके। कि क्या करना है, कितना टैक्सेशन है, क्या आप कर सकते हो, किस तरह से। $100 पर आवर? हाँ, $100 मतलब सॉरी पर आवर नहीं, मतलब $100 के अंदर वो आपको चीज़ें अच्छा, करा देंगे पूरा हाँ, प्रोसेस? पूरा प्रोसेस करा देंगे, है ना। और अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करें तो मेरे हिसाब से $100 इज रीजनेबल, कि आपको उसका टाइम भी बच रहा है, वो सारा आपको गाइड करके बैठा के चीज़ें कर सकते हैं, पेपर वर्क रेडी हो गया, पेपर वर्क आपका? रेडी हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। और गवर्नमेंट की साइड से बिजनेस ऑनर्स को कोई बेनिफिट्स हैं अगर आप सपोज अटलांटिक कनाडा में अपना कोई बिजनेस लेके आ रहे हो, मतलब आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो,
तो गवर्नमेंट आपको कोई बेनिफिट्स देती है इस चीज़ हाँ, के? लोकल गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है स्मॉल बिजनेसेस पे। ओके। हाँ, स्मॉल बिजनेसेस पे जैसे क्या होता है कि इन्होंने प्रोग्राम्स भी चला रखे हैं, जैसे पीआर प्रोग्राम, पाथवे प्रोग्राम भी चला रखे हैं। जैसे अटलांटिक के अंदर चल रहा है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, है ना। पहले जब मैं आया था वो था अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जिसको AIPP बोलते थे। राइट नाउ इट इज़ AIP, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, है ना। तो इसमें जैसे गवर्नमेंट हेल्प करती है कि जैसे मान लो कि अगर आपको लेबर नहीं मिल रहे हैं और आपको एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब स्मॉल, जैसे कोविड के टाइम पे तो मैंने यहाँ तक भी देखा था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने फंडिंग दी थी स्मॉल बिजनेसेस को, या फिर टैक्स रिबेट दी थी, या कुछ ऐसी रिबेट दी थी जिससे उनका बिजनेस और ग्रो कर सके, वो लॉस में नहीं जाए। बिकॉज स्मॉल बिजनेसेस, आपको पता है कि कोविड के टाइम पे कितनी बुरी हालत थी, राइट। तो इस तरह से गवर्नमेंट हेल्प तो करती है, बट थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि उतनी एग्रेसिवली चीज़ें, थोड़ा सा टाइम होता है, बट हेल्प करती है ये चीज़ें। ठीक है। और एयर कनाडा में जॉब कैसे मिली आपको? एयर कनाडा की एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक्चुअली क्या था कि मैं वही वेबसाइट देख रहा था, तो मेरी कंपनी का नाम है जैज एविएशन एयर कनाडा एक्सप्रेस, राइट। ठीक है। हाँ, तो इसमें जैसे जैसे ही मैंने वेबसाइट वगैरह चेक करी, तो उसमें एक पोजीशन निकली हुई थी, राइट, कि इस तरह से सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर की। तो आई अप्लाइड इन दैट। लकीली मेरे पास इंटरव्यू कॉल वगैरह आ गए। अब क्या था कि हाँ, ये एक स्टोरी है कि इसमें भी लोग गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताता हूँ सबको। जैसे क्या होता है कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो ना, एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हो। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो एक अप्लाइड स्टेटस में चला जाता है, राइट। अप्लाइड स्टेटस में चले जाने के बाद वो एटलीस्ट शायद 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद आपका वर्क परमिट अप्रूव होकर आपके पास आता है। ये शायद सबको पता है, राइट। अब मेरे केस में क्या होता, मैंने वर्क परमिट अप्लाइड कर दिया था, अप्लाइड स्टेटस पे आ गया था, मतलब अप्लाई कर दिया था। मेरी जॉब अप्लाइड, मतलब मेरे पास वर्क परमिट नहीं था, वो अप्लाइड स्टेटस पे था, और मेरे को जॉब मिल गई थी, राइट। अब मेरी HR मेरे को बोली कि हम आपको ऑफर लेटर नहीं प्रोवाइड कर सकते जब तक आप फिजिकल कॉपी ऑफ वर्क परमिट नहीं लेके आते। ओके। अब मैं तो फंस गया, क्योंकि मैं IRCC में कॉल करूँ तो वो बोले कि हम तो, हमारा प्रोसेस है आपका अप्लाइड स्टेटस में, वी विल चेक एंड देन वी विल डिलीवर। तो मैं था कि यार मेरी जॉब लग रही है मार्च के अंदर, वर्क परमिट अगर मेरा आएगा जुलाई में, तो मैं इतनी अच्छी जॉब को कैसे स्किप करूँ। तो मैं सब स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज अ वे। तो मेरे को किसी ने, वही कनेक्शन के थ्रू मैंने, किसी ने मेरे को गाइड किया कि आप US बॉर्डर से जाके अपना वर्क परमिट लेके आओ, फ्लैग पोलिंग? फ्लैग पुलिंग। ओके। तो देन मैं रात में यहाँ से गया, फ्लैग पुल करके वर्क परमिट लेके आया। 3 साल का मुझे वैलिड वर्क परमिट मिला। मैंने वो वर्क परमिट अपनी कंपनी में सबमिट कराया, फिर मुझे जॉब मिली। तो क्या अगर आपका अप्लाइड स्टेटस है तो आप जॉब नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हो, बट कई कंपनीज के आपकी रूल्स है, कंपनीज मेरी के वो कंपनीज के रूल्स, कंडीशन हाँ थी। जी। ओके। कई कॉर्पोरेट जो कंपनीज है ना, वो आपका फिजिकल वर्क परमिट मांगती है। ठीक है। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे इस तरह से, तो मैं भी डर गया था यार, मैंने कहा इतनी अच्छी जॉब तो मैं क्यों लूज़ कर सकता हूँ। देन समबडी गाइडेड मी कि यार US बॉर्डर है यहाँ से, मतलब यहाँ पे भी है US बॉर्डर, तो आप जाओ वहाँ से, फ्लैग पुलिंग के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होने चाहिए। और उन्होंने मुझे, मेरे 1 घंटे के अंदर मेरा वर्क परमिट था, और अगर मैं 6 महीने वेट करता तो मेरे साथ शायद ये जॉब चली जाती मेरे हाथ से। सो दिस इज़ गोना बी लाइक लिटिल बिट, मैं सबको यही बोलूँगा कि यार अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ग्रैब करो, ये नहीं कि हाँ यार देख लेंगे जब वर्क परमिट आएगा। कई लोग करते हैं कि हाँ यार, क्योंकि जैसे क्या होता है कि स्टेटस थोड़ा सा ज़्यादा आगे मतलब क्या हो बोलते हैं उसे, कि जिस दिन आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड होता है ना, वहाँ से डेट आती है। तो लोग ये कई बार इस लालच में रह जाते हैं कि मुझे 6 महीने ज़्यादा रहने को मिल गया कनाडा में, या 4 महीने ज़्यादा रहने को मिल गया। बट अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यार फिर आपको शायद थोड़ा रश में लेके करनी चाहिए चीज़ें। तो आपने इंडिया में जॉब की थी पहले कभी? हाँ जी, मैंने इंडिया में जॉब करी थी। मैंने मतलब मैंने पढ़ाई के साथ ही जॉब स्टार्ट कर दी थी, एंड आफ्टर दैट मेरा प्लेसमेंट हुए थे कॉलेज से, तो मैंने जॉब करी थी 1 साल। फिर मैंने बताया कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, फिर देन आई केम टू कनाडा। पर आपको इंडिया के वर्किंग कल्चर और यहाँ के वर्किंग कल्चर में डिफरेंस समझ में आया? ओ यार, जमीन आसमान का अंतर है। क्या डिफरेंस है वो? मैं यहाँ का वर्किंग कल्चर बेटर मांगता हूँ ठीक है, जैसे? एज कम्पेयर टू यहाँ पे। यार देखो, मैं कॉर्पोरेट लाइफ की बात करूँगा, टू बी ऑनेस्ट, है ना। क्यों, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपकी एक फिक्स सैलरी है, मतलब सॉरी फिक्स आवर्स है आपको। जैसे क्या होता है, मैं इंडिया में जॉब करता था, तो इंडिया में तो बॉस का कॉल रात को 8 बजे भी आ रहा है, 9 बजे भी आ रहा है, 10 बजे भी आ रहा है, होता है। ये सच्चाई है, ग्राउंड लेवल की सच्चाई है, राइट। ठीक चाहे बोल कोई रहे कितना भी डिनाई करे, है ना। यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपने अपना काम किया 8 से 5, 5 बजे बाद आपकी पर्सनल लाइफ है। नो बडी विल डिस्टर्ब यू, नो बडी विल कॉल यू, चाहे कंपनी का कितना भी काम अटक रहा हो। ये कल्चर यहाँ का मेरे को सबसे अच्छा लगा। ज्यादा से ज्यादा वो आपको एक ईमेल कर देते हैं। हाँ, और सेकंड थिंग देखो, मतलब कई बार क्या होता है ना, देखो इमरजेंसी लाइफ में किसी के साथ भी इमरजेंसी हो सकती है, राइट। जैसे यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कई बार आप डिजी फील कर रहे हो, फील अच्छा नहीं कर रहे हो, राइट।
तो अपनी शिफ्ट स्टार्ट होने से 2 या 3 घंटे पहले यू कैन कॉल इन योर कंपनी कि यार मैं सिक हूँ, मैं सिक लीव जिसको बोलते हैं ना, और मैं नहीं आ सकता या आ सकती, राइट। तो उसके बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपके पास सिक लीव है, आपके अकाउंट में जैसे जो कंपनी का स्टेटस होता है, आपके अकाउंट में अगर सिक लीव है दे विल अप्रूव इट, और आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको 10 बार बोलना पड़ता है कि यार मेरे को छुट्टी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। जो मैं जिस लेवल पे काम कर रही हूँ मुझे पता है ना, बोल रहे हो आप। तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ी अच्छी लगती है कनाडा में कि वर्किंग कल्चर है। और वो अगर आप बीमार हो और अगर आप उन्हें बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ और आज मैं नहीं आ सकता, तो आपको वो सुनाएंगे अलग से। वो चीज़ है कि उनको मतलब ऐसा लगता है कि भाई छुट्टी ले तो ले क्यों रहा है, ले कैसे ले, है ना? तूने सीख, तू बीमार हो कैसे गया। तो यहाँ पे वो वर्किंग कल्चर मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ यार एटलीस्ट आपके बंदे के पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ टाइम है। ये फटीक है ये, बिल्कुल फटीक नहीं होने देते। मैं अपना एक्सपीरियंसेस में शेयर करूंगी अभी कुछ। मैं हेल्थ केयर में हूँ जैसे यहाँ पे भी, तो मैं जब यहाँ पे एकदम मेरे को बीच में हेडेक होना स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा, तो मैंने कोशिश करी कि मैं स्ट्रेच कर लूँ, जितना टाइम हो सकता है निकाल लूँ, शिफ्ट निकल जाए मेरी पूरी। पर मतलब इन द मिडल ऑफ द डे वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र को ऐसे बोल दिया, मैं कहा मेरे ना बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई दवाई है तो दे दो या फिर कोई भी मेडिसिन वगैरह ले लेती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला आपके हेडेक हो रहा है? नहीं 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 नहीं, आपके हेडेक हो रहा है तो आप अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप घर जाओ। तो मैं कहा घर जाओ? कहते हाँ नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे काम करने के लिए नहीं कह सकता आस्था, यू हैव इनफ सिक टाइम विद यू, आप अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं हो, आप मतलब आप घर जाओ, घर जाके रेस्ट करो आराम से, कल आ जाना, कोई बात नहीं। मैं ऐसे होगी, मैं ये क्या क्या मेरे कान ठीक सुन रहे हैं। नहीं, मैं एक टर्म यूज़ करूँगा यहाँ पे जो मैंने पढ़ी थी कनाडा के एक आर्टिकल में पढ़ी थी, जिसको बोलते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। यहाँ पे वो चीज़ है। जैसे क्या होता है कि आप इंडिया में हो, जैसे मैं एज अ स्टूडेंट जब यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भी जॉब करी है, राइट। मैंने क्लीनिंग भी करी है, मैंने पिज़्ज़ा डिलीवरी भी करी है, मैंने एज अ रेस्टोरेंट में भी काम किया है, राइट। अब अगर ये होता है डिग्निटी ऑफ लेबर, राइट। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो रिश्तेदारों ने तो मेरे घर वालों को मार देना था कि चौहान साहब का लड़का क्लीनिंग कर रहा है, चौहान साहब का लड़का ये कर रहा है ना। यहाँ पे आपको इस तरह से कोई जज नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि सारे ही यार कर रहे होते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट यही काम करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि एटलीस्ट आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आप अपने हिसाब से जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से अपना काम कर सकते हो, यहाँ पे करो जितना आपको करना है। ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे अगर कोई इंसान पोछा भी मार रहा है ना कहीं पे, तो लोगों में इतनी सेंस है कि उसके साइड में से जाएंगे, अगर नहीं जा रहे तो जो बंदा क्लीन कर रहा है उसको सॉरी जाना पड़ेगा, ऐसे करके कह देंगे। बट मतलब अगेन वही बात है कि थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड का डिफरेंस होता है। ऐसे नहीं होगा कि चल गए और फिर पलट के भी नहीं देखा कि किसी की मेहनत खराब हुई। तो उस चीज़ की थोड़ी सी वैल्यू करते हैं। आपके चैनल के थ्रू मैं एक चीज़ और बोलूँगा यहाँ पे कि जैसे यार मैंने कई बार नोटिस किया कि जो नए एशियन या जो स्पेशली जो इंडियंस लोग आते हैं, मैं ओपनली बोलता हूँ ये चीज़, यार एक स्माइल करने में कुछ नहीं जा रहा। हाँ, नहीं जाता। ठीक है, बंदा अगर आपके घर पे पिज़्ज़ा देने आ रहा है या फिर बंदा आपको कहीं रास्ते पे दिख रहा है ना, तो एक स्माइल करने में कुछ नहीं जा रहा है ना, तो वो आपसे पैसे मांग रहा है। यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे जो कैनेडियंस हैं या फिर जो मतलब कहते हैं कि जो हैं यहाँ के जो लोकल हैं, राइट, वो इतनी प्यारी स्माइल करते हैं यार कि आप मतलब आपका अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है। वो आपको जानते भी नहीं है, कभी ना आपसे मिले हैं ना, लेकिन कहीं जैसे मैं सबको पॉइंट आउट नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बट कई लोग हैं, हाँ मैक्स, आप क्रॉस हो जाते हो, वो ऐसे एटीट्यूड में जाते हैं जैसे भाई साहब कोई उधार ले लिया या कोई ऐसे मतलब कोई पैसे मांग लिए हैं। तो मैं यार यही कहूँगा कि एक स्माइल में कुछ नहीं जा रहा। आप क्रॉस हो रहे हो किसी से, आप किसी को देख रहे हो तो स्माइल कर दो यार, एक अच्छा लगता है कि चलो एक अपना बंदा कोई आया है इस तरह से। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, राइट। और ऐसा लगता है मुझे जैसे कि अगर हमारी जगह उनको शायद यहाँ का कोई मतलब कनेडियन मिल जाएगा, उससे वो स्माइल कर देंगे, हाँ जी, उसे वो ग्रीट कर देंगे, हाँ। पर अपने बंदे को ग्रीट करने में पता नहीं क्या पेन होता है। लेकिन यार वही है ना, जैसे सोच है ना थोड़ी सी यार। जैसे क्या होता है कि अब जैसे मान लो कोई एक हायर लेवल का बंदा इंडिया में जो हायर लेवल पे काम कर रहा है वो कनाडा मूव हो गया फॉर एन एग्जांपल, राइट, और वो यहाँ पे भी हायर अथॉरिटी पे है ना, तो वो फिर थोड़ी सी सोच मुझे ऐसा लगता है कि चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब वो जो एकदम से वो एक ओहदे पे काम करके आया है, कनाडा अभी भी एक ओहदे पे काम कर रहा है, तो वो लोकल अगर बच्चे को देख रहा है तो वो उसी तरह से निकलेगा, बिल्कुल, क्योंकि उसकी वो सोच चेंज होने में थोड़ा टाइम लगना है। तो मैं भाई यही कहूँगा कि यार चेंज करो उसको एज अ कम्युनिटी, हाँ एज अ कम्युनिटी ग्रो करो यार। अगला बंदा भी मेहनत कर रहा है, सारे मेहनत ही कर रहे हैं और सब अपने अपने टाइम जोन में आगे बढ़ रहे हैं।
ये चीज़ है। अब थोड़ा हम बड़ी फनी सी बात कर, फनी नहीं बोलूँगा, थोड़ा लाइट बात करते हैं। आप क्रिकेट खेलते हो यहाँ पे? हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ यार। बताओ आप कैसे, मतलब क्रिकेट मेरा पहला प्यार है यार। क्रिकेट को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और आप रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे हाँ, क्रिकेट को? मैं नवा स्कॉशिया की, जैसे यहाँ पे क्लब्स, जैसे अपने आईपीएल होता है इंडिया में, हाँ। यहाँ पे एचसीएल होता है, हैलिफैक्स क्रिकेट लीग। हैलिफैक्स क्रिकेट लीग में 4 क्लब हैं, ठीक है। तो हमारा हार्डबॉल टूर्नामेंट, लेदर टूर्नामेंट होता है। मैं पीआई भी खेलने गया हूँ, मैं न्यू ब्रंसविक भी खेलने गया हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे क्रिकेट कल्चर है, और क्रिकेट अब काफ़ी ग्रो भी कर रहा है यहाँ पे है। लेकिन हमारे मोस्टली एशियंस ही, जैसे पाकिस्तान से लोग हैं, इंडिया से लोग हैं, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका से हैं। तो अभी कैनेडियंस भी जुड़े हैं 2-3, जिन्होंने नया गेम सीखा है ना। तो मैं यहाँ पे खेलता हूँ, और बहुत ज़रूरी है यार। मैं सबको यही बोलूँगा अपनी यहाँ पे, क्योंकि यार लोग, सोशल लाइफ नहीं है, राइट। जैसे मान लो कि मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ, या आपको बोल रहा हूँ, किसी को भी बोल रहा हूँ कि यार चलो आज है ना चाय पीते हैं शाम को। लिटरली लोगों के पास चाय पीने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज क्या है ना, शिफ्ट कल्चर है। एग्जैक्टली। मान लो आपकी शिफ्ट है 2 से लेके 12 बजे तक, दिन में 2 से रात को 12 तक। मेरी सुबह 8 से लेके 6 बजे तक, टाइम ही नहीं मैनेज हुआ, सोशल लाइफ ही नहीं रही। तो फिर बंदा क्या अकेला फील करता है कि यार करे तो करे क्या, है ना। तो उस वजह से मैं ये बोलता हूँ कि जो आपकी स्किल्स है, मैं ये नहीं कहता क्रिकेट, अगर जैसे आप चेस खेलते हो, या फिर आप टीटी खेलते हो, टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, जो भी आप करते हो ना, करो यार उसको। पर ऐसी एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं, हाँ, है, वो करती आपके है, ऊपर बिल्कुल है करती है। कि आप कैसे अपने आप को हाँ। उसमें एनरोल करते हो। मनी इज नॉट एवरीथिंग। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, मतलब फुली ऑपरेशनल नहीं है, या फिर आप वो अपसेट रहते हो आप घर के अंदर, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है Absolutely until यार। unless आप खुश नहीं हो अपने मन से। मतलब डॉलर कमाओ और साथ में एंजॉय भी करो यार, बिल्कुल सीधी सी करो। बात है कि क्योंकि क्या होता है ना, मतलब मैं वही बोलूँगा, आप हमेशा यंग नहीं रहोगे। आफ्टर 20 यू विल एंटर इन योर 30, आफ्टर 30 यू विल एंटर इन योर 40। यार आप कब करोगे चीज़ें। मैं खुद इतना शॉक्ड हूँ कि देखो, जैसे क्या था कि मेरा ऐसा था कि मैं भी अभी आपने बताया कि मैं वैंकूवर जाके आया, मैं 4 साल में पहली बार हैलिफैक्स से बाहर गया हूँ। अच्छा। तो मुझे रिग्रेट हो रहा था कि यार मैं इतना क्या बोलते हैं कि मतलब मतलब मेरे को घूमना पहले चाहिए था। जब मैंने वैंकूवर देखा तो मुझे सीखने को मिला कि यार वहाँ पे भी जैसे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, कितनी फास्ट मूविंग सिटी है। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप पैसा भी कमाओ, पर थोड़ा सा ट्रैवलिंग, थोड़ी सी चीज़ें करो, ताकि आपको खुद को ही कुछ सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ के बारे में। ये चीज़ है। ओके। तो भगवान में विश्वास रखते हो? मेरा नाम ही आस्तिक है। तो आस्तिक का मतलब यही होता है कि द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। कौन है आपके इष्ट देव? मेरे इष्ट देव यार, वैसे तो मैं एक्चुअली हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। हनुमान चालीसा मेरे मतलब रोज ही मैं करता हूँ, और वैसे तो सबको ही मानता हूँ, बट मैं हनुमान जी के बहुत क्लोज हूँ। पूजा पाठ करते हो आप? पूजा पाठ बहुत करता हूँ मैं, जैसे जन्माष्टमी वगैरह के फास्टिंग वगैरह, और नवरात्र में भी करता हूँ मैं। वैसे यहाँ पे देखो मैनेज नहीं हो पाता, बिकॉज लाइफ ही ऐसी है। आपको जैसे मतलब कभी सुबह निकलना होता है, कभी कभी आपका बिजी दिन हो गया, इस तरह से। बट जितना मैनेज हो सकता है मैं करता हूँ। टेंपल तो मैं जाता रहता हूँ रेगुलर, ये चीज़ें, गुरुद्वारे वगैरह भी जाता रहता हूँ मैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो आपके जो स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, हाँ हाँ इनका आपके डेली लाइफ पे कुछ आपको इम्पैक्ट लगता है? यार, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई कि मैं यहाँ पे कनाडा में डेस्टिनी की वजह से हूँ। द पर्सन हु वाज लाइंग विद 22 स्टिचेस ऑन अ नेक, जिसने कभी सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में 2017 से पहले पहले कि उसको बाहर आना है। वो अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहा था, क्लबिंग करता था, पैसे कमाता था, 2 प्लेसमेंट थे, उसके बाद 50,000 रुपये सैलरी थी। उस टाइम पे 21 साल का था मैं। क्या मेरे को क्या कुछ ज़रूरत ही नहीं थी किसी चीज़ की, बढ़िया था सब कुछ, है ना। सडनली लाइफ चेंज हुई, क्योंकि डेस्टिनी को लाइफ घुमानी थी। और मतलब मैं ऐसा था कि मेरा ग्रुप ही वहाँ पे कम से कम इतना अच्छा था कि मतलब बहुत अच्छा ग्रुप था मेरा वहाँ पे, राइट। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ से मैं बिल्कुल अकेला होकर यहाँ पे आ गया, मेरा एक भी दोस्त मेरे साथ में नहीं आया, ना कोई ऐसा कल्चर था, राइट। तो मैं इट्स ऑल डिपेंड ऑन डेस्टिनी। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ ना, शायद डेस्टिनी मुझे ले जाना चाहती है। ठीक है। कि एक होता है ना कि मैं चाह कर भी कितनी भी कोशिश कर लूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसे मैंने ट्राई भी किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ट्राई भी किया कि यार वापस चलते हैं। बीच में कई बार लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट। सो आई ट्राइड कि यार कि चलते हैं वापस, कि यार छोड़ो यार नहीं हो पा रहा है। मैंने गिव अप करने का भी ट्राई किया था, बट ठीक है, डेस्टिनी किसी तरह की नहीं पुश 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 करके कि हाँ नहीं, तेरी डेस्टिनी यहाँ लिखी हुई है। सो आई बिलीव। पर जब अक्सर आप पूजा पाठ करते हो, जैसे आपने बताया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, मंदिर भी जाते हो, तो इन सब चीज़ों का इंसान की जो लाइफ होती है, देखने का तरीका होता है, समझ होती है, इन सब चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कोई शांत हो जाता है, किसी के नज़रिए बदल जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपने अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस फील किए हों इस वजह से? हाँ, मैंने बहुत चेंजेस फील करे हैं यार। मैंने तो मतलब देखो आप, पहले मैं इतना नहीं सोचता था लाइफ के बारे में, इतनी इतनी
बहुत ईजी लेता था मैं अपनी लाइफ को कि यार ठीक है यार, होगा जो देखा जाएगा। बट एक बार जब आप है ना बिलीव करते हो ना, जब आप चीज़ें सोचते हो, जब आपको पता चलता है कि नहीं, और वही आपने सबने यार सबने सुना भी होगा इंस्टाग्राम से, मैं भी एक बार बोल देता हूँ, जैसे मैं किसी को ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा, बट लाइफ में गीता जरूर पढ़ना एक बार। जिसको मतलब मैं चलो उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, बट मैं डिप्रेशन में था। मैंने कभी लाइफ में एनजाइटी, इंडिया के अंदर कभी एनजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ कभी वर्ड सुने ही नहीं थे। मैं अपने 5 दिन काम करता था, क्लबिंग करता था, बढ़िया एंजॉय करता था अपने, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर आया, आफ्टर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, एनजाइटी अटैक्स भी होते हैं, मेंटल हेल्थ भी होती है, डिप्रेशन भी होता है। तो जब मैंने वो चीज़ें देखी ना, और जब मैंने उस चीज़ों से रिकवर करने खुद से ट्राई किया है ना, क्योंकि आप ऐसी चीज़ में हो कि आप अपने घर पे नहीं बता सकते। मैं अपने घर पे कॉल करके क्या बताऊं कि यार मैं डिप्रेशन में, वो समझेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे बेटा वापस आ जा। उनका एक ही उनके solution होता एक है। ही उनके पास ये चीज़ है कि बेटा वापस आ जा। और मैं इतनी मेहनत करके, इतना इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आया, तो वो यार वापस जाने के लिए ऐसा नहीं होता ना कि मतलब चलो ठीक है, बिल्कुल ही ऐसी बात हो गई कि अब है ही नहीं कुछ, तो चलो ठीक है, अगर मैं लड़ सकता हूँ उस चीज़ से, तो वो चीज़ तो है। तो फिर मैंने उस बिलीव करी, मैंने गीता पढ़ी, चीज़ें पता चली लाइफ के बारे में कि नहीं यार, इस तरह से चीज़ें हैं लाइफ के, कुछ और भी पर्पसेस हैं। हर चीज़ को आप इतनी हार्ड तरीके से ना लो, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ती है इस तरह से। तो फिर वहाँ से मेरी लाइफ को बहुत चेंज हुई, बहुत शांत हुआ मैं। बहुत एग्रेसिव था पहले। एग्रेसिव का मतलब मैं ऐसे ही बस चलो ठीक है, ये वो सब चीज़ें ऐसे, मतलब 24 घंटे का दिन था मेरा, 24 घंटे होते हैं मतलब एक दिन में, मेरे 48 होते थे। अच्छा। और ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये चीज़ें। फिर मैंने थोड़ा सा कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप कि हाँ, प्रायोरिटीज़ देना स्टार्ट किया, चीज़ें थोड़ी मेरे को पता चला, फोकस हुआ मैं, इन सब चीज़ों से ही हुआ यार। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने भागवत गीता का मेंशन किया हमेशा कि उन्होंने पढ़ी है, या फिर उन्होंने कोई श्लोक उनके माइंड में बैठ जाता है, या फिर उस वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जो आजकल बहुत बढ़ रही है विद टाइम। काफ़ी लोग इस चीज़ के टुवर्ड्स जा रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया नाउ। आप अभी यहाँ पर हो, आपको इतने साल हो गए हैं यहाँ पे, तो आप अभी इंडिया को किस नज़र से देखते हो? मतलब करंट स्टेटस जो है अभी इंडिया का जियो पॉलिटिकली, जो भी इंसिडेंट्स हुए, जैसे कनाडा इंडिया के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज हुए, बहुत सारी कंट्री के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो क्या कहते हैं, जो एक टेक रहता था जो इंडिया पे पहले, वो बहुत चेंज हो गया है पिछले 2-3 सालों में। तो उसको आप कैसे देखते हो? बिकॉज आप बहुत दूर हो, यहाँ पे हम काफ़ी अलग अलग देशों के लोगों से मिलते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इंडिया को लेके, और अक्सर वो इस बारे में बहुत खुल के आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपका रहा है, और आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखो, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब लोग बोलेंगे कि यार जैसे मतलब कि तू तो बाहर निकल गया और तू इंडिया को इस तरह, मैं बोलूँगा इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है यार। देश से बाहर रह के ना, देश के लिए प्यार ज्यादा बढ़ता है, बहुत ग्रो कर रहा है। Importance और होती है आपको। देखो, ये सब पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हैं, मेरे को नहीं पता कि क्या है ना, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, जैसे और भी सबने नोटिस किया होगा यहाँ पे, जब कनाडा और इंडिया के रिलेशन अगर कुछ ऐसा हुआ ऊपर नीचे, राइट, कोई कंट्री बीच में नहीं आई है ना यूएस बोली, मैंने नहीं सुना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैंने नहीं सुना, ना ऑस्ट्रेलिया, ना यूके, ना कुछ। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक वो सॉरी मैं वो चीज़ भूल रहा हूँ, जो उनकी ट्रेड एग्रीमेंट कुछ हुआ साइन है ना, यूएस इंडिया का भी हुआ, यूके इंडिया का भी शायद हो गया, राइट, सिर्फ कनाडा और इंडिया का बचा हुआ है। तो सब इंडिया से मतलब वो Hold हो गया वो। हाँ, जो सब इंडिया से वो चीज़ एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं। और तो इंडिया है ना, जो पहले लेवल था, और अब मैं सोच रहा हूँ अभी लेवल बहुत आ गया है, बहुत ज़्यादा आ गया है। अब कई लोग बोलेंगे तू वापस चला जा इंडिया, ये चला जा, वो यार देखो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ का पर सिनेरियो है, नहीं, राइट। क्यों, देखो हर किसी की अपनी जर्नी होती है, हाँ जी, हाँ जी। हर किसी के पास अपने रीजंस होते हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं, हाँ, और वो अब प्राउडली बोलते हैं मैं इस आपको चीज़ को। पॉज करूंगा, ये मेरे को अभी एकदम से याद आया, मैंने मेंशन किया था कि मैं फ्लैग पुलिंग करने गया था, राइट। मेरे साथ में एक बंदा और था मैक्सिको का, है ना, वहाँ पे कैनेडियन बॉर्डर पे। जब उसने मेरा इंडियन पासपोर्ट देखा ना, उसने मेरे से इतने अच्छे से, क्योंकि मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा ना, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, बट जो उसने मैक्सिकन, जिस टोन में, जो बॉर्डर पुलिस थी, जिस टोन में, जिस तरह से बात हुई ना, और जो मेरे से बात हुई, उसमें बहुत पोलाइट, मतलब मेरे से ज़्यादा पोलाइट तरीके से उसने बात करी, राइट। जैसे उसने, अच्छा आर यू इंडियन, ओके ओके, दिस इज दिल्ली, विच साइड, मैंने उसको बताया नॉर्थ साइड से। अच्छा दिल्ली से हो, मैंने कहा नहीं, दिल्ली के पास में प्रोविंस है, स्टेट है, मतलब इस तरह से। तो वो पता चलता है कि यार
इंडिया का जो सिग्निफिकेंस है ना वो वर्ल्ड में कितना है, या इंडियन सिटीजन्स का जो सिग्निफिकेंस है, या इंडियन पासपोर्ट का जो है ना वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। आप इतने टाइम से यहाँ पे और अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडिया को कैसे देखते हो, आज के भारत को? आज के भारत को अगर मैं देखूं तो यार इंडिया में जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ग्रो हो रही है ना वो शायद इंडियन हिस्ट्री में ही कभी नहीं हुई। मैं लास्ट 2 से 3 साल की बात कर रहा हूँ कि इतना स्टार्टअप कल्चर, और अब क्या है ना कि बच्चों के पास ऑप्शन है, उनके पेरेंट्स के पास भी ऑप्शन है। पहले तो क्या होता था कि वो डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, पैदा होते ही डिसाइड होता है कि ये बनना है वो बनना है ना। अब उनको बच्चों को भी, अब पेरेंट्स को भी ये पता चल गया है कि यार अगर उनका बच्चा ऑन एन एवरेज है स्टडीज़ में, और अगर वो गिटार अच्छा बजाता है तो उसके करियर ऑप्शन है, अगर वो स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है तो उसके पास करियर ऑप्शन है। लोग, मैंने देखा है, मेरी मतलब फैमिलीज़ में भी देखा है कि अब पेरेंट्स जाते हैं पेड एकेडमी के अंदर बच्चों को मतलब एडमिशन कराते हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता है या कुछ ऐसी क्लासेस चल रही हैं। और अब क्या है ना कि करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, राइट। जैसे मैं बता रहा था कि मेरे फ्रेंड की स्टोरी बता रहा था कि लाइक वो ऑनर एवरेज था, मतलब जब मेरे साथ पढ़ाई वगैरह करते थे हम तो, है ना, उस टाइम वो, उसके पास जॉब इतनी डिसेंट नहीं थी। सडनली उसने थोड़ा हार्ड वर्क किया, देन उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी लेने की, राइट। और नाउ ही इज़ डूइंग गुड। तो चाय सुट्टा बार क्या है? चाय सुट्टा बार एक बहुत फेमस ब्रांड है इंडिया के अंदर, एक स्टार्टअप है जो फ्रेंचाइजीज देता है, और जो मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एक मतलब कल्चर देता है कि आप भी अपना बिजनेस कर सकते हो। अच्छा स्टार्टअप है, अगर जो कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोच रहे हैं तो दे विल गो इनटू। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, बट ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब फ्रेंचाइजी दे देते हैं? हाँ, फ्रेंचाइजी दे देते हैं वो। तो इस तरह से और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज आप ले सकते हो, अपना कल्चर, बिजनेस कल्चर स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो कल्चर हुआ है ना इंडिया में, ये बहुत बूम पे है अभी, है ना। अब बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि मैं यूट्यूबर भी बन सकता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर भी बन सकता हूँ, मैं, या फिर लड़कियाँ मॉडलिंग भी कर सकते हैं या फैशन डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं। पहले इतना नहीं था। मैं आज से मतलब 5-6 साल पहले की भी बात करूँ ना, इतना नहीं था। तब भी यही था कि यार इंजीनियरिंग, डॉक्टर, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो बस। बट अब जो कल्चर हुआ है ना, स्किल बेस्ड हो गया है, कहने का मतलब, टू बी ऑनेस्ट ये अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे 2019 दिसंबर में लैंड हुए थे, आज ऑलमोस्ट दिसंबर 2023 आ गया है। हाँ जी। कनाडा में इतने साल रहने के बाद आपने उधर उस टाइम की लाइफ भी देखी है और आज की लाइफ भी देखी है, तो क्या डिफरेंस आपको लगा इन टाइम्स, इस टाइम स्पेन में? मतलब कनाडा की लाइफ में या फिर इंडिया में? कनाडा की लाइफ में। कनाडा की लाइफ में डिफरेंस इन द सेंस अगर मैं बात करूँ ना, तो यार जैसे मतलब कनाडा के अंदर जो जिस हिसाब से इमिग्रेशन हुआ है, बहुत बूम पे हुआ है। मैं क्योंकि जब लैंड हुआ था तो मैं डायरेक्ट सिडनी कनाडा के अंदर नोवा स्कॉशिया में लैंड हुआ, देन मैं हैलिफैक्स मूव हुआ, राइट। ये बात बता रहा हूँ मैं 2020 में। तो उस टाइम भी मतलब ऐसा था कि इंडियंस नहीं थे इतने, या एशियंस नहीं थे, या इमिग्रेशन नहीं था। देन सडनली जब मैंने, और वहाँ जैसे मैंने इससे मतलब इस चीज़ से अपन ये बात देख सकते हैं कि जिस घर में मैं आज रेंट पे रह रहा हूँ, राइट, मेरे ओनर ने बताया था कि वो 2020 के अंदर उस घर को उसने सेट $3.5 लाख, $3.5 लाख के अंदर परचेज किया, राइट। आज उस घर की वैल्यू है $7 लाख सिर्फ 3 सालों में, जस्ट बिकॉज क्राउड आ गया, मार्केट बूम हो गया, लोगों को जगह चाहिए रहने के लिए। तो मैंने ये मार्केट चेंज देखा, ये लाइफ सिनेरियो देखा, ये चेंजिंग देखे। अब देखो जो इवेंट्स हैं, जैसे पहले दिवाली, गणेश पूजा, नवरात्रा, गरबा इतने फ्रिक्वेंटली नहीं होते थे। आज हैलिफैक्स में नवरात्रों के टाइम पे 3 गरबा हो रहे हैं, है ना। दिवाली के टाइम पे 4 पार्टियाँ दिवाली की हो रही है। तो ये सब चेंज ही तो है कि जैसे 2020 में 1 पार्टी हो रही थी, आज 4 पार्टियाँ हो रही है, चारों के अंदर क्राउड भी जा रहा है। सो ये जो चेंजेस मैंने नोटिस करे ना, कि जिस हिसाब से बूम के साथ लोग आए हैं, जिस हिसाब से कल्चर धीरे धीरे थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, सोशलाइजेशन हो रहा है, ये मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा कनाडा में। तो मतलब आप बेसिकली बोल रहे हो कि हाउसिंग के जो प्राइसेस हैं, मतलब इन्फ्लेशन बोल रहे हो आप? नहीं, इन्फ्लेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे क्या है कि एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, राइट। अभी आप देखो कि कैलगरी के अंदर जैसे सेम घर सस्ता क्यों है, मतलब चीप है, मतलब एज कम्पेयर टू प्राइस कंपेरिजन अपन करें तो जैसे हैलिफैक्स में अगर आप जो घर $6.5 लाख में ले रहे हो, कैलगरी में वो घर आपको $4 लाख में मिल रहा है। और ये मैं रॉ बात बता रहा हूँ हमको, प्रॉपर मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। तो वो इसी वजह से कि वहाँ पे अभी लोग कम है, डिमांड कम है, डिमांड एंड सप्लाई, इट्स ऑल डिपेंड ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट। यहाँ पे क्या है ना, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। वहाँ पे क्या है ना, अभी इक्वल रेशो में, या फिर अभी क्या है, डिमांड इतनी नहीं है, सप्लाई भी है, तो उस हिसाब से रेशो प्राइसिंग उस हिसाब से है। यहाँ पे इस वजह से इंक्रीज हुई है। और कल्चरल डाइवर्सिटी ये चीज़ है। तो लाइफ आपकी इजी हो जाएगी ऐसे कंपैरेटिव? लाइफ टू बी ऑनेस्ट, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस माइंडेड है, उनके लिए तो इजी है, क्योंकि उनको आइडियाज़ मिल रहे हैं, राइट। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल, हैलिफैक्स के बारे में, नोवा स्कॉशिया के बारे में बताता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था
3 से 4 रेस्टोरेंट थे, आज 18 रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट। सीरियसली 18 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। कितने मैंने देखे हैं जो बिजनेस खुल गए हैं, कार डिटेलिंग्स कितनी खुल गई है जो हमारे इंडियंस कर रहे हैं, राइट। लॉजिस्टिक बिजनेस जो होता है, करियर जो आपके घर पे जो करियर देने आते हैं या अमेजन्स के बॉक्सेस जो डिलीवर करने आते हैं, वो बिजनेसेस इंडियंस ने ओपन किए हैं यहाँ पे, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी है ना, तो मुझे पता है कि मतलब जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही है, जिस हिसाब से कल्चर चेंज हो रहा है, कल्चर डाइवर्सिटी आ रही है, तो लाइफ ईजी है, लाइफ ईजी है। मतलब इज दैट यू मीन अपॉर्चुनिस्टिक हो रही है मार्केट? यस, ठीक है। तो अब मतलब लेट्स ब्रिंग दिस टू एन एंड। हाँ। तो आप अपने आप को फ्यूचर में यहाँ, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप कहाँ, मतलब किस लेवल पे खुद को देखते हो? चाहे आप अपने आप को एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो या फिर आप अपने आप को अच्छे जॉब पोजीशन पे देखना चाहते हो, अगर आप यहाँ रहते हो? और अगर यार एक्चुअली क्या है ना, जैसे मेरे एक्सीडेंट के बाद और कोविड के बाद मैं बस अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे ये पता है कि अगर मैं अच्छा करूँगा मैं डेफिनेटली बहुत आगे जाऊँगा, ये मुझे पता है। अब मैं इसको एज अ पर्सनल, एज अ ईगो नहीं ले रहा, बट मैं अपनी लाइफ को, अपने जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें एक अच्छा करना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ यार, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अगर किसी को हेल्प चाहिए, कोई नया इमिग्रेंट कोई आ रहा है, उसको गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली आप बता देना, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से। मैं इसका इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। हाँ, तो ये चीज़ है कि अगर आप ये पूछो कि आने वाले 5 साल में, को यार देखो लाइफ का कुछ नहीं पता है। मैं ऑब्वियसली अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, बिजनेस टाइकून बनना चाहता हूँ, बट इट्स ऑल डिपेंड कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग। तो क्या आप अपने आप को कनाडा में देखते हो फ्यूचर में? नॉट डिसाइडेड येट। नॉट डिसाइडेड। हाँ, होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज्ड हैं 2023 को जब वो देखते हैं कनाडा के लिए, जब वो डिसाइड करते हैं तो कुछ मेजर कंसर्न्स हैं। जैसे हमने बात करी हाउसिंग क्राइसिस की, इन्फ्लेशन बहुत मेजर कंसर्न है, पॉलिटिकल भी कुछ इश्यूज होने लगे हैं आजकल, और ये सच है, लोग इस चीज़ को फील करने लगे हैं कि कनाडा में पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। दूसरा, जॉब मार्केट बहुत डाउन है रिसेशन की वजह से। तो 2023 में ओवरऑल कनाडा आना किसी नए बच्चे के लिए, या फिर जिनको PR मिल चुकी है या जो वर्क परमिट अप्लाई करें, क्या वर्थ है ओवरऑल आना? देखो यार, मैं ना इसमें थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है मेरा आंसर, और कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, टू बी ऑनेस्ट ना। मैं पूरा रॉ आंसर दूंगा, और जो मेरी मेंटेलिटी है, राइट यार, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। आपका क्या माइंडसेट है, ठीक है। जैसे कई लोग आ जाते हैं भेड़ चाल में, राइट, उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, राइट। जैसे हमारे राजस्थान में एक वर्ड होता है रजवाड़े। रजवाड़ों का मतलब जो जमींदार हैं, जिनका अनाप शनाप पैसा है, राइट, वो आ गए, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। और एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो अपनी यूथ, अपनी ज़िंदगी जो है ना, कहते हैं ना, जैसे जो अपना यूथ है वो स्कूटी पे या साइकिल पे वहाँ पे कर रहा है, राइट, और वो यहाँ आके देखता है, और मैंने देखे बच्चे यहाँ पे कार मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छा कर रहे होते हैं, जिनको उनका माइंडसेट क्लियर है कि मेरे को ग्रो करना है। देखो, आपको नेगेटिविटीज़ और पॉजिटिविटीज़ हर जगह मिलेगी। ये नहीं है कि इंडिया में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें। इंडिया में भी है, UK में भी, मेरे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, मेरे फ्रेंड्स यूरोप में भी हैं। हर जगह आपको चीज़ें कहीं ना कहीं मिलेगी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अब जैसे है ना, मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि है ना, लोग आते हैं, वो यहाँ पे आके जैसे इंडिया का उन्होंने देखा ना, अरे यार जो हो रहा है देखा जाएगा, जो हो रहा है देखा जाएगा। अरे नहीं यार, यहाँ पे प्रॉपर रूल्स है, यहाँ पे लोग रूल फॉलो करते हैं। तो आप उस कल्चर को, आप ये मत सोचो कि मैं कनाडा को चेंज कर दूंगा या कर दूंगी। आप ये देखो कि वो कंट्री आपको वेलकम कर रही है। सो आप, अगर वो कंट्री आपको वेलकम कर रही है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि कई लोग होते हैं कि हाँ यार होगा जो देखा जाएगा। मतलब मैंने देखी है, रॉ वीडियोस देखी है जिसमें ऐसे मतलब बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना रॉ, मतलब लड़के लड़ाई कर रहे हैं, लड़कियां कुछ भी कर रही हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं जो बता रहा हूँ कि कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, राइट है ना। जो एक मछली जो अपन ने बात करी थी तालाब को गंदा करती है, कुछ लोग है ना, कुछ लोग कुछ भी कर रहे हैं। यार मत करो, मैं सबको ये बोलूँगा मत करो। आपको एक कंट्री वेलकम कर रही है यार, आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है आगे बढ़ने के लिए, है ना, आपका फ्यूचर सही करने के लिए, राइट। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो, और क्या होता है ना, जैसे मान लो अब ये लोग है ना आगे की नहीं चीज़ें सोचते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कुछ कर दिया, ठीक है, मैंने मान लो कि मेरा पीछे बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है इंडिया के अंदर, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मैं तो अपनी लाइफ बिल्कुल जीऊँगा, मेरी मर्जी आएगी जो करूँगा। बट आप ये सोचो कि यार मेरा एक चीज़ करने से 10 लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लो अगर मैंने किसी कैनेडियन के साथ कुछ गलत कर दिया,
फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, वो कैनेडियन क्या करेगा और इंडियंस को भी उसी नज़र से देखेगा, इम्प्रेशन कि यार ये ब्राउन स्किन वाला बंदा, इसने मेरे साथ गलत किया, तो शायद मैं और इंडियंस के साथ बात नहीं करूंगा या उनके साथ क्लोज नहीं होऊंगा बिकॉज ये भी ऐसे होंगे। ये होता है, ये लोग नोटिस नहीं करते हैं, और फिर लोगों को क्या लगता है कि लोग तो हमारे साथ रेसिस्ट हो रहे हैं। अरे वो रेसिस्ट नहीं हो रहे यार, वो भी तो डर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली ऐसी तो कई चीज़ें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सब मिलता है यार, सब देखते हैं इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, कौन से बंदे क्या आके क्या कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें क्या जब कोई देखता तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। और मैं नहीं चाहता यार कि लोग आप वेलकम करो यार सब चीज़ों का। आपको आप कहना ये चाह रहे हो कि हम लोग जब बाहर रहते हैं तो हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, उन्हें नहीं पता कि आप कहाँ से हो, दिल्ली से हो, साउथ इंडिया से हो, असम से हो, उनके लिए आप इंडियन हो। हाँ, उनके लिए हम इंडियन हैं कि हाँ यार ये इंडियन है, और अगर ये चीज़ें ऐसे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इंडियन का नाम खराब हो रहा है। मैं वो नहीं चाहता पर्सनली, ये चीज़ है। बाकी यार अच्छी कम्युनिटी है, स्मॉल कम्युनिटी है, ग्रो करो, साथ में ग्रो करो, अच्छी बात है। और मेरा यही सोच है कि हाँ बढ़ते रहो आगे। पर मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस ईयर में यहाँ पे आना वर्थ है? हाँ, इतनी क्राइसिस सिचुएशन के बाद अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, देखो हार्ड वर्क है बट आना चाहिए। अगर आना चाहते हो, अनलेस एंड अनटिल आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया में कुछ करने की, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर एक मतलब? जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो कि अगर आप 25 से 30 लाख रुपए की फीस देके यहाँ पे, और आपका बैकग्राउंड अच्छा है इंडिया में, फॉर एन एग्जांपल कि आप अच्छे मतलब अवो एवरेज लाइन या वो मिडिल क्लास, या एक कहता है ना कि आप उस लाइन पे अगर हो, आपकी फैमिली कर सकती है, आपको अफोर्ड किया ना, तो यू कैन स्टार्ट ओवर देयर। जैसे मान लो कि जो मैंने एग्जांपल बताया कि फ्रेंचाइजी बिजनेस या कुछ उस पर उधर इन्वेस्टमेंट कर लो। हाँ, लेकिन कोई ऐसा है कि जो ये देख रहा है कि यार मेरी फैमिली नहीं कर सकती, लेकिन मेरे को खुद करना है, खुद अकेले को, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती बट मैं कर सकता हूँ, मतलब रिस्क लेके या चीज़ें कुछ देख के, आओ बिल्कुल आओ, बिल्कुल आगे। यहाँ पे हार्ड वर्क तो होता है आने वाले का, एटलीस्ट मैं खुद अभी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं खुद सेटल नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट विथ यू। तो यही है कि आप एटलीस्ट 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं, आफ्टर दैट योर लाइफ विल बी धीरे धीरे स्मूथ कि हाँ चलो ये चीज़ है। तो मतलब फिर भी इस चीज़ के, अगर कोई इंसान वो हार्डशिप करना चाहता है तो यू विल स्टिल suggest them to come over here? Hardship with smart work. With smart work, yes, yeah. आपको स्मार्ट तो रहना पड़ेगा। क्यों अगर आपको आउटशाइन करना है तो आपको हाँ, अब ये नहीं कि यार जैसे मतलब मैं देखता हूँ कि PR हो गया आपका, उसके बाद भी आप अपनी लाइफ मैकडी में निकाल रहे हो, आई वुड नॉट सजेस्ट। फिर तो आओ मत कनाडा है कि एटलीस्ट अगर आपके कुछ है तो कुछ सोचो, कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, देखो किस तरह से चीज़ें होती है, और धीरे धीरे स्टार्ट होता है यार, छोटे लेवल से स्टार्ट होती है चीज़ें। ये है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बात करके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम इस वीडियो से अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि जो हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो आई विल टेक योर टाइम फ्यूचर में, और हम जरूर बैठेंगे दोबारा। एनी टाइम यू कैन कॉल मी। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगेन अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, किसी की पर्सनैलिटी से भी कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। इनका जो है इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप डायरेक्टली इन्हें भी रीच कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ हैं अगर आप इनके पार्टनर बनना चाहते हैं तो वो भी आप इनको, मतलब इनको आप, जैसे इन्होंने पहले किसी और को रीच आउट किया था, वैसे अब आप इन्हें भी रीच आउट करके पिच कर सकते हो अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।